हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्वागत थोड़ा लेट लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो एक बार जरा ऑडियो वीडियो चेक हो जाए, कितने बच्चों को हम दिखाई सुनाई दे रहे हैं। घबराना मत, जब कुछ बड़ा करने जाते हैं तो पहले तो चीजें बिगड़ती है। तो ये वही है, थोड़ा सा कह सकते हैं टेक्निकल चीजें हैं, तो थिंग्स विल बी फिक्स्ड सून। पहला दिन, पहली क्लास है आपकी ऐप पे, थोड़े से ग्लिचेस होंगे लेकिन दे विल बी फिक्स्ड। तो हैव पेशेंस, सिट बैक एंड रिलैक्स। तो 2 मिनट जरा रुक जाओ, जरा मैं भी देख लूं, मैं तो देख पाऊं चल पा रही कि नहीं है। झन्नाट चल रही है, मैं भी तो अनाथ हूं, मेरे मेरे इसमें क्यों नहीं चल रही है? देखो देखो, मैं मैं पढ़ा रहा हूं इस क्लास में लेकिन मेरे फोन में ना चले बस। संदीप तुमने ज्यादा में कोर्स खरीदा है क्या? ब्लैक में लियोगे? तुम्हारे क्लास में कैसे चल गई? हम्म। हाँ हाँ, आई आई, सबको आई, रुक जाओ। हमारी टेक टीम लगी हुई है, रुक जाओ। आप किस पे चल रही है? चलो, जितने बच्चे देख पा रहे हैं ये बताओ जरा कमेंट्स में कि आप हमें देख पा रहे हो क्या? रुक गई? यार एक मिनट, देखना कितने लोगों के डिवाइस में चल रही है।
वॉइस चालू करो, लो आप चैट खोलो। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई शुरू करें। तो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहा हूं? अभी आवाज भी आ रही होगी। गिव मी अ थम्स अप इफ आई एम ऑडिबल, गिव मी अ थम्स अप। आवाज आई? आवाज आई? ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब आवाज आ गई। बहुत लेट हो गया, आई नो बहुत लेट हो गया, लेकिन मैं वही तो बता रहा हूं कि छोटे मोटे काम करते रहते हैं तो हो जाते हैं अपने आप। जब बड़ा कुछ करने आते हैं तो शुरू में बिगड़ता है, ठीक है? तो वो बिगड़ा ऐसा है, कैसा बिगड़ा है कि थोड़े ग्लिचेस थे, थिंग्स आर नाउ फिक्स्ड। अब क्या होगा, अब स्मूथली आपकी क्लासेस चलती रहेगी। तो निश्चिंत होकर आपको क्या करना है, पढ़ना है। आज हमारे पास में चैप्टर बड़ा प्यारा है। कौन सा है? पावर शेयरिंग। और इमोजी नहीं आ रहे, ठीक है कोई बात नहीं। तो यस यस और नो बता दो, ठीक है? आई एस नाउ अब आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, आपकी क्लास भी ओपन हो गई है और अब हम आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो 2 मिनट और देंगे। 2 मिनट में अगर मान लो किसी को कोई दिक्कत जा रही है तो एक बार रिफ्रेश कर लो चीजें। यस हाय हेलो एवरीवन हो गया, लो वॉइस। चलो अपन चेक करते हैं 2 चीजों का। वीडियो चेक, गिव मी अ वीडियो चेक, ठीक है? गिव मी अ वीडियो चेक। यस बताओ सारे बच्चे, यस बता दो, गिव मी अ वीडियो चेक। हाँ यस आ गया, यस आ गया, यस आ गया, यस आ गया, ठीक है? और ऑडियो चेक में लिख दो ओपी। ऑडियो चेक में लिखेंगे अपन ओपी, ऑडियो चेक में लिखेंगे ओपी। ऑडियो चेक में एक बार ओपी हो जाए, ऑडियो चेक में एक बार ओपी हो जाए, एक बार ऑडियो चेक फिर से, ठीक है? तो ओके गाइस, गिव मी अ ओपी इन दी चैट अगर मैं आपको सुनाई दे रहा हूं तो। गिव मी अ ओपी इन दी चैट इफ आई एम ऑडिबल, फाइन। तो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर दी फर्स्ट क्लास ऑफ अभय ऑन दी ऐप? पहली क्लास हमारी, पहली क्लास पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के साथ जाएंगे, मुझे सारे ओपी और यस मिल गए। तो मूविंग टुवर्ड्स द क्लास, हमारे पास में आज जो चैप्टर है, यस यस ओपी सब आ गया। आज हमारे पास में जो चैप्टर है वो चैप्टर है सिविक्स का पावर शेयरिंग। अब मेरी बात सुनना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं मैं आपको। ये जो प्यारा सा चैप्टर है ना, ये प्यारा सा चैप्टर मैं आपको आज इस तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है? और सुन लो एक और चीज, रोना गाना मचाओ उसके पहले ही बता दे रहा हूं मैं। 6:30 बज रही है, 7:30 बजे तक शांति से बैठे रहना। 1 घंटे में 2 स्लाइड पे, 3 स्लाइड पे, सॉरी, ठीक है? 3 स्लाइड पे चैप्टर पढ़ेंगे अपन बहुत अच्छे से। लेकिन आई कैन अश्योर यू, वो तीनों स्लाइड का एक एक शब्द आपको चैप्टर की पूरी रूपरेखा देगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। पीवाईक्यू 2019 से लगा के 2023-24 तक, हाँ 24 तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से जितने सवाल पूछे गए सारे सवाल डाल दिए हैं। पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे से। उसके बाद में आपको बस सिर्फ क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा उन सवालों की, ठीक है? प्रैक्टिस करना होगा उन सवालों की। तो सारे सवाल आपको प्रैक्टिस करना होगा जैसा अपन ने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में किया था। पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिल जाएगा, और पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको दिल थाम के बस बैठना है और पढ़ना समझते चलना है। नोट्स रिवीजन के लिए काम आएंगे, लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा उस समय पे आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अपने पास में रख के बैठना है। एनसीईआरटी पास में रख के क्यों बैठना है कि आप साथ साथ में पूरा टैली करते चलो, ठीक है? एनसीईआरटी अपने पास में रख के बैठना है कि आप साथ साथ में पूरा टैली करते चलो, ठीक है? यहां तक सारी चीजें अलाइंड है, यहां तक सारी चीजें अलाइंड है, बढ़िया। माउस देना यार जरा, एक बार मैं खेल के देख लूं। वो थोड़ा सा किधर निकाल दिया यार, कहां मिलेगी वो मिनी माउस? मिनी माउस क्या होता है? रुक जा रुक जा, रुकती कैसे है? ठीक है, वो भी तो सीखना पड़ेगा ना, ठीक है ठीक है। चलो ओके, मूविंग अहेड। पावर शेयरिंग चैप्टर की रूपरेखा समझो, सारे बच्चे चैप्टर की रूपरेखा समझो, ठीक है? अगर चैट बंद कर सकते हो कहीं से, चैट रोक दो अभी के लिए अब, क्योंकि बच्चे इधर ध्यान दे पढ़ाई पे। हाँ पब्लिक को प्राइवेट करना, प्राइवेट करना,
करो करो। सेशन प्राइवेट में होता है। नहीं 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 नहीं, चैट का ही है ये। अभी हम भी सीख रहे हैं ना दोस्त। देखो पोल तो वहां से लगता है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या क्या ना 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 कुछ नहीं, ठीक है। अच्छी चल रही तो अच्छी चलने दो, ठीक है। ये पोल है, पब्लिक प्राइवेट करना है। एक मिनट, पब्लिक प्राइवेट का पूछ लो ना एक बार फोन लगा के, अगर, क्योंकि उससे होगा क्या कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना। तो अपन वही है, क्योंकि चैट डिस्ट्रैक्ट करती है, फिर तो अपन चैट को अपनी प्राइवेट कर लेते हैं। तो मैं जब तक पढ़ा रहा हूं तब तक मैं आप लोगों की चैट नहीं लूंगा, फिर मतलब चैट आप कर सकते हो लेकिन एक दूसरे की चैट नहीं देखोगे। एक बार पूछ लो। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। बस मैं तुम्हें बोल रहा हूं एनसीईआरटी रख लो, 1 घंटा बैठना है प्यार से। आई कैन अश्योर यू कि इससे बेहतर क्रिस्प नोट्स और पूरे चैप्टर का एक फ्लो और सारे क्वेश्चंस 1 घंटे में बहुत अच्छे से करेंगे। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है बस पूरे ध्यान से 1 घंटे पढ़ना, पूरे ध्यान से 1 घंटे पढ़ना। हाय दिव्या, प्रद्युम, अनमोल, ईशान, रोबिन, यमन, सारे बच्चे दिख रहे हैं मुझे, सारे बच्चे दिख रहे हैं। हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आपको दिख रही है, बच्चों को दिख नहीं रही है। बच्चों की चैट प्राइवेट है ना, मेरा प्राइवेट है, हाँ ठीक है ठीक है, गुड, अच्छी बात है। तुम क्या करोगे चैट देख के, ठीक है, इधर ध्यान दो। चलो तो शुरू करते हैं। ये और बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है कहानी, 2 स्टोरीज हैं, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को, पावर शेयरिंग चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से समझते चलना, एनसीईआरटी रखना। पूरे चैप्टर को 2 कहानी की मदद से बताया गया है। क्या है 2 कहानी? वो 2 कहानियां ये है कि बेल्जियम जो है एक कंट्री है, उसके बारे में बताया गया। बेल्जियम कहां है भाई साहब, ठीक है, मैं तो गया ही नहीं बेल्जियम आज तक, ठीक है। तो बेल्जियम जो है, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, छोटा सा देश है। हमारे हरियाणा का जितना क्षेत्रफल है और जितनी पॉपुलेशन है उतना तो क्या बेल्जियम है, छोटा सा यूरोप में, ठीक है। और दूसरा देश जो बताया गया है श्रीलंका। श्रीलंका जानते होंगे जरूर तुम, क्यों? क्योंकि इंडिया का मैप लेने जाते हैं श्रीलंका का फ्री में मिलता है। वही जो एकदम क्या है, एकदम आप जैसे देखोगे तो इंडिया का मैप खत्म होता है और नीचे की तरफ एक सदर्न आइलैंड कंट्री है श्रीलंका, ठीक है। 2 स्टोरीज हैं चैप्टर में, 2 कह सकते हैं 2 कंट्रीज के रेफरेंस से पूरा चैप्टर समझाया गया है। तो इन दोनों स्टोरी में यह बताया गया है कि बेल्जियम में पावर शेयर हुई है और श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई है। बेल्जियम में जब पावर शेयर हुई है तो वहां पे अकोमोडेशन हुआ है, ठीक है। श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई है तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे मेजोरिटेरियनिज्म हुआ है। भारी भारे 2-3-4 शब्द मार दिए। अब पावर शेयरिंग मतलब क्या है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि, और यहां पावर किसके बीच में शेयर करना है, ताऊ जी और चाचा? नहीं, पावर शेयर करना मतलब बेसिकली एक कंट्री है तो कंट्री में गवर्नमेंट जो है अलग अलग लोगों के बीच में, गवर्नमेंट अपने आप में जब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स को डिफाइन करने लगती है तो वो पावर शेयरिंग होता है। अब बेल्जियम की जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा कि वहां पावर शेयरिंग हुई, ठीक है। उन्होंने अलग अलग लोगों को अकोमोडेट किया, अकोमोडेट करना मतलब साथ में लाना। लेकिन श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई थी, वहां अलग अलग जो लोग थे उनको साथ में लाने की कोशिश नहीं की। तो फिर क्या हुआ, वहां पे एक ग्रुप ने क्या किया, डोमिनेट किया। और जब एक ग्रुप डोमिनेट करेगा तो वो हो जाएगा मेजोरिटेरियनिज्म, समझ गए? मतलब व्हेन मेजोरिटी डोमिनेट्स तो वो मेजोरिटेरियनिज्म। तो ये 2 कंट्रीज की कहानी से इस चीज को समझाया गया है, ठीक है। 2 कंट्रीज की कहानी से इस चीज को समझाया गया है। लो वॉइस क्यों लिख रहे बच्चे? सही है, हाँ, बढ़ा लो अपने बाजू के बटन से थोड़ा सा। 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल से समझाया गया है, 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल से समझाया गया है, ठीक है। 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल से समझाया गया है। अगर आगे बढ़े तो कहानी ऐसी कि बेल्जियम वाओ, ठीक है, बेल्जियम में पावर शेयरिंग करी, वहां अकोमोडेशन हुआ, वाओ। लेकिन श्रीलंका छी, क्यों? क्योंकि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं की है। और इन दोनों एग्जाम्पल्स की मदद से, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स की मदद से आपको ये बताया गया कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, उसके क्या रीजंस हैं और किस किस तरह से पावर शेयरिंग की गई है। तो अगेन सारे बच्चे, क्या बेल्जियम में पावर शेयरिंग करी, वाओ, ठीक है, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं करी, ठीक है। तो वो वाला केस है। वो दोनों एग्जाम्पल से आपको ये समझना है कि बेल्जियम अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, कैसे उन्होंने पावर शेयर करी, वो अकोमोडेशन। श्रीलंका अगर गलत किया श्रीलंका ने तो वो क्यों किया, कैसे किया, तो वहां पे मेजोरिटेरियनिज्म को समझेंगे। तो ये दोनों एग्जांपल्स समझेंगे। दोनों एग्जांपल्स के बाद में कंक्लूजन ये निकलेगा कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों जरूरी है और किस किस तरह से पावर शेयर की जाती है। तो अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या कि इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ क्या करना है, बेल्जियम के बारे में समझना है 1, श्रीलंका के बारे में समझना है 2।
बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ ये समझना है 3, बेल्जियम में श्रीलंका में मेजोरिटेरिज्म हुआ ये 4। ठीक है, क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है 5, और अलग अलग तरह से पावर कैसे शेयर की जाती 6। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं, अगर ये 6 टॉपिक क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस इन 6 टॉपिक से बनना है। सभी प्रकार से अगर आप देखोगे तो चैप्टर की बाउंड्री इन 6 टॉपिक्स के अंदर ही रहना है। तो ये 6 के 6 टॉपिक के क्रिस्प नोट्स के साथ में क्या एसेंस है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। अलाइन यस लिख दो जरा चैट में जल्दी से। ठीक है, चैट में जल्दी से वाव लिख दो वाव लिख दो। ठीक है, चैट में जल्दी से वाव लिख दो। ठीक है, अकोमोडेशन मतलब अभी समझाऊंगा, अकोमोडेशन मेजोरिटेरिज्म सब समझाऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ रूपरेखा दी है। ठीक है, एंड हियर वी हैव दी पोल। आ जाओ बेटा, पोल लिख लेते हैं एक बार। मुझे छोड़ के कहां चले गए सारे? अरे पोल कहां से जाएगा इसमें? देखो वी आर ऑल्सो फिगरिंग आउट, हमने कुछ टेक्निकल चेंजेस किए हैं ना, तो उसके चक्कर में सीख रहे हैं हम भी। एक सेकंड रुकना बस, इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं मैं तुम्हें। संदीप, मैं भी तो अनाथ हूं। पोल कहां से ढलता है? वो अभी हमने निकाला था ना। क्या बता तुम गया? कहां चले जाते हो? हेडफोन। हाँ हाँ ठीक है, क्वेश्चन वो छोड़ो, ऑप्शन हाँ। डाउन करो। हम्म, हम्म, ठीक है, क्वेश्चन में भी एक बार लिखना पड़ेगा। रुक जाओ, करेक्ट। क्वेश्चन है हाँ, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, हाँ बताओ ना, रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। माइक चालू है आपका? क्वेश्चन डालना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन के नहीं जाएगा। कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो। क्यों लिख दो बस। हाँ जी, देखो जरा पोल आया, चेक करो। अब अगर उठ के गए यहां से, मैंने फेविक्विक डाला है तुम्हारी चेयर पे। हाँ आ गया। हाँ फटाफट से जरा एक बार सेलेक्ट करो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। पावर शेयरिंग क्यों करना है तुम्हें? ठीक है, तो अभी वो पूरी कहानी पढ़ेंगे कि बेल्जियम में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, मैंने तुम्हें अभी रूपरेखा बताई है बस। लेकिन एक सवाल के साथ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आया है टर्म 1 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में 2021 में सीबीएसई ने दिया था। तो सिंपल सी चीज है, देखो पावर शेयरिंग जो है, ठीक है, पावर शेयरिंग करने से आपको एक चीज क्लियर कट समझ में आती है कि मतलब चारों ही सही लगते हैं कि हाँ इट रिस्ट्रिक्ट्स द सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी, ये बात भी सही है। अलाउस पर्सन टू एंजॉय स्पेसिफिक राइट, ये बात भी सही है। प्रोवाइड्स एथनिक कल्चरल डेवलपमेंट, ये बात भी सही लग रही है। लेकिन आंसर एक ही सही हो सकता है ना 4 में से। तो ये आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा है कि अगर आप पावर शेयर कर दोगे ना, तो अलग अलग सोशल ग्रुप में और अलग अलग इकोनॉमिक ग्रुप में, ठीक है, किसी भी प्रकार का आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से कंफ्लिक्ट जो है, लड़ाइयां जो है, वो नहीं होगी। तो इट रिड्यूसेस द सोशियो इकोनॉमिक कंफ्लिक्ट। ठीक है, पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द सोशियो इकोनॉमिक कंफ्लिक्ट। समझ में आया? गुड। तो मेजॉरिटी बच्चे जो है सही आंसर दे रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। खत्म भी तो होता होगा कहीं से। अभी तो बच्चे दे रहे हैं। हाँ, समझ आया? अभी तो देना चालू किया। 9 बजे होगी क्लास, 9 बजे 9th की भी होगी, 10th की भी होगी, 9 बजे वाली भी होगी। मतलब विल फिक्स दी थिंग्स, हो जाएगा। ठीक है, एंड पोल का कहीं तो कुछ होता होगा ना। डब्बा खुल रहा है क्या? अच्छा, लीडर बोर्ड आ रहा है। ला 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 ला। अच्छा, टाइमर वाइज कुछ तो होता होगा। घुमा दिया, पोल पे जाओ वापस। चल रहा है नहीं तो खत्म कहाँ हुआ? नंबर्स नहीं आ रहे ना। अब खत्म हो गया। टाइमर कुछ रहता होगा। लीडर बोर्ड दिखाओ, लीडर बोर्ड खोलो यार। अभी भी पढ़ रहे हैं, वो रहेगा। हाँ मतलब देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, पहली क्लास है, साथ मिलकर सीख जाएंगे। टुगेदर वी कैन वी विल। यस। तो इसका राइट आंसर सोशो इकोनॉमिक कंफ्लिक्ट है। ओके, तो नाउ लेट अस डाइव इनटू दिस नाउ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ चैप्टर की रूपरेखा बताई थी तुम्हें। ठीक है, अभी तक मैंने चैप्टर की रूपरेखा बताई थी। एक बार लीडर बोर्ड खोलना तो सही एक बार। ठीक है, रूपरेखा बताई थी। चैप्टर की रूपरेखा बताने के बाद में जैसे मुझे लीडर बोर्ड पर दिख रहे हैं, वैभव सत्यम कुमार, स्नेहा शर्मा, नैतिक चौधरी, संजना, वैभव ओएक्स, पार्थ माली, सुधीर कौशिक, रितेश कांतपाल और परलीन। ठीक है,
तो दीज पीपल आर ऑन द लीडर बोर्ड, ये बच्चे मुझे लीडर बोर्ड पे जगमगाते हुए दिख रहे हैं, गुड फाइन। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखो क्या है अगला टॉपिक, बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो जैसे अपन ने पढ़ना शुरू किया तो बेल्जियम क्या है। अब बेल्जियम एक देश है, जहां जहां से क्वेश्चन बनते सब बताते चल रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं, बेल्जियम की कहानी सुन लो। एक देश है यूरोप में। अब आप जैसे देखेंगे तो बेल्जियम एक ऐसा देश है यूरोप में जहां आपको क्या देखने को मिलता है कि जो क्या कह सकते हैं नीदरलैंड के साथ जिसकी बॉर्डर टच होती है, जिसकी बॉर्डर जैसे अगर आप देखोगे फ्रांस के साथ टच होती है, जिसकी बॉर्डर जैसे अगर आप देखोगे तो जर्मनी के साथ टच होती है, और एक और छोटा देश है लक्समबर्ग। ठीक है, तो 4 कंट्रीज के साथ में इसकी बॉर्डर शेयर होती है और बीच में एक ऐसा देश है बेल्जियम। बेल्जियम जो ये देश है, इस देश में लेकिन अगर आप जैसे देखोगे ना तो जैसे फ्रांस से जहां उसकी बॉर्डर टच होती है, इधर नीचे की तरफ फ्रांस है, फ्रांस से जहां उसकी बॉर्डर टच होती है, तो फ्रांस से सटी हुई बॉर्डर का जो एरिया है, ठीक है, बेल्जियम का जो फ्रांस से सटी हुई बॉर्डर का एरिया है, वो एरिया कौन सा है, वो है फ्लेमिश, वो एरिया है आपका वेलोन। ठीक है, वेलोन रीजन। ठीक है, अब ये जो वेलोन रीजन है ना, वेलोन रीजन ये रेड कलर में दिख रहा है। तो यहां रहने वाले लोग जो है, क्योंकि नीचे फ्रांस है, ऐसा रहता है ना, दिखती बात है। महाराष्ट्र से बॉर्डर टच होता हुआ जो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र से बॉर्डर टच होता हुआ जो मध्य प्रदेश है, वहां पे मध्य प्रदेश के लोग भी मराठी बोलेंगे, समझ रहे हो। गुजरात से बॉर्डर टच होता हुआ जो मध्य प्रदेश है, वहां पे मध्य प्रदेश के लोग भी गुजराती बोलेंगे, क्योंकि वो बॉर्डर तो हमने पॉलिटिकली बनाई है लेकिन कल्चर तो वहां के लोगों का सिमिलर रहता ही है। तो वही चीज यहां पे भी है कि जैसे है बेल्जियम, लेकिन क्योंकि फ्रांस से बॉर्डर टच हो रही तो वहां के लोग जो वेलोन रीजन में रहते हैं, रेड कलर का जो मार्क है आपकी एनसीईआरटी में देखो, वहां पे वेलोनिया वाले रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। ठीक है, कंट्री कौन सा है, बेल्जियम, लेकिन कौन सी भाषा बोल रहे हैं लोग वहां पे, फ्रेंच लैंग्वेज। वही आप ऊपर की तरफ अगर जाओगे तो ये जो एरिया है आपका, मतलब जैसे यहां पे ऊपर आपका क्या देखने को मिलता है आपको कि नीदरलैंड है। ठीक है, तो यहां पे डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है, ठीक है, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे डच स्पीकिंग पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी, समझ गए। यहां पे आपको डच स्पीकिंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो ऊपर वाला जो फ्लेमिश रीजन है, ये येलो कलर का जो है, इस फ्लेमिश रीजन में डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अब क्या हो रहा है, इधर जर्मनी है, ठीक है, इधर जर्मनी है, तो आप देखेंगे कि बेल्जियम का एक छोटा सा हिस्सा जहां पे लोग जर्मन लैंग्वेज भी बोलते हैं। बेल्जियम का एक छोटा हिस्सा ऐसा भी है जहां पे लोग क्या करते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, बेल्जियम का एक छोटा हिस्सा ऐसा भी जहां पे लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बेल्जियम के अंदर डच स्पीकिंग पॉपुलेशन भी, जो डच भाषा बोल रही है, बेल्जियम के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन भी, और बेल्जियम के अंदर जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है। ठीक है, तो समझ में आई कहानी, यहां तक समझ में आई कि बेल्जियम एक देश है, यूरोप में है, उसके आजू बाजू 3-4 देश है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है। ठीक है, और वहां पे भाषा बोलने वाले कौन कौन लोग हैं। अब इसी पे क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, डिफाइन दी एथनिक कंपोजिशन। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन बनेगा डिफाइन दी एथनिक कंपोजिशन, डिफाइन दी एथनिक कंपोजिशन, डिफाइन दी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, अब बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन बताओ आप, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है। तो एथनिक शब्द क्या कहना चाहता है, एथनिक शब्द का मतलब कि जब आप लोगों को किसी एक कॉमन बेसिस पर ग्रुप करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम सारे हमारे जो भाई हैं जो पंजाबी बोलते हैं, हम उनको सब क्या मतलब पंजाबी भाषा बोलते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, पंजाब के लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक एथनिक ग्रुप हो गया, एक कॉमन बेसिस पर आपने एक आइडेंटिटी बनाई। जैसे आप क्या कह सकते हो कि हमारे बहुत सारे भाई हैं जो क्या करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, तो हम उन्हें सबको एक साथ अगर देखेंगे तो एक साथ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिश्चियन। तो आप कॉमन बेसिस कुछ भी ले सकते हो, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, जेंडर। तो व्हेन यू आर ग्रुपिंग टुगेदर पीपल ऑन दी कॉमन बेसिस, एक कॉमन बेसिस पे जब आप लोगों को एक साथ जोड़ने लगते हो ना, तो वो एथनिक ग्रुप्स कहलाते हैं। क्योंकि ये डिफाइन टाइप में क्वेश्चन आता है, मैंने आगे क्वेश्चन डेफिनेशन में भी डाला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथनिक। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथनिक, तो एथनिक का मतलब ये होता है कि व्हेन अ कॉमन आइडेंटिटी इज परसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन, कह सकते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो सकती है, रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, जेंडर, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं आपको जो बता रहा था कि हमने बेल्जियम के बारे में समझ लिया, बेल्जियम एक देश है, लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम बताओ, तो आप ये लिखेंगे
सॉरी अभी श्रीलंका भी समझेंगे वैसे ही, लेकिन पहले बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन अगर देखें तो बेल्जियम में 59% लोग डच बोलते हैं। और डच भाषा बोलने वाले लोग कहां रहते हैं, तो ये आपको बुक में दिख रहा है कि डच भाषा बोलने वाले लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, मतलब ये येलो कलर का जो शेड है, ठीक है। तो येलो कलर का जो एरिया है वहां पे डच लैंग्वेज बोलने वाले 59% लोग रहते हैं कंट्री के। अब 59 तो मेजोरिटी हो गया, तो 40% लोग जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और वो वेलोन वाला रीजन जो है, वेलोनिया वाला जो रीजन है, इस रीजन में रहते हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखो नोट्स की जो मैं बात कर रहा हूं, अब कहानी तुम्हें समझ में आ गई। अब जब तुम रिवाइज करने बैठोगे ना, आज क्लास के बाद रिवाइज करना, 5 मिनट में रिवाइज होगा कि बेल्जियम है, ये बेल्जियम है, इसका पूरा ये इंडेक्स में लिखा हुआ है, वेलोनिया रीजन है, एक फ्लेमिश रीजन है। वेलोनिया रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है कि फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो आपको कहां देखने को मिलती है, फ्लेमिश रीजन में देखने को मिलती है ना। तो वही है, 59% डच स्पीकर्स है, 40% फ्रेंच स्पीकर है। अब 59 और 40 जिनका मैथ्स स्ट्रांग हो तुमने जोड़ दिया, सर 99 ही हुआ, एक कम रह रहा है। तो 1% पॉपुलेशन जो है ना, वो 1% पॉपुलेशन जर्मन भाषा बोलती है, और वो कहां रहती है, वो इस रीजन में रहती है जो एरिया जर्मनी के पास है, जो एरिया जर्मनी के पास है वहां पे रहती है 1% पॉपुलेशन, ठीक है। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, क्लियर है, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। तो ये आपने पूरी कंट्री का कंपोजिशन देखा, ठीक है। गिव मी अ यस, यस मतलब थम्स अप हो गया हमारा, यस बताओ, यस, ठीक है, यस बताओ एक बार। कहां है वो चैट वाली लिंक, चैट वाली लिंक कहां है, भुवन ने दी ना। ठीक है, तो अपन ने क्या कर लिया, यहां पे अपन ने कंट्री का एथनिक कंपोजिशन देख लिया। अब जैसे हमारा भी एक देश है, प्यारा देश भारत, हमारे देश की एक कैपिटल सिटी भी होती है। कौन सी कैपिटल सिटी है अपनी, चैट में बताओ जरा, हमारे देश की कैपिटल सिटी क्या है, फटाफट से चैट में बताओ। गुड, वेरी गुड, हमारे देश की कैपिटल सिटी है दिल्ली, ठीक है। तो वैसे ही बेल्जियम जो है, तो बेल्जियम भी एक कंट्री है, और बेल्जियम की कैपिटल सिटी क्या है, ब्रसेल्स, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स। अगर आप बुक में देखोगे तो बीच में तुम्हें एक येलो कलर का डॉट दिख रहा होगा, दिखा, तो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स। अब ब्रसेल्स जो है ना, जैसे ऐसा हो सकता है पूरी कंट्री में आपको हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन कंट्री की कैपिटल दिल्ली जो है, दिल्ली में लोग इंग्लिश ज्यादा बोलेंगे, यो, ठीक है, साउथ दिल्ली। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि कंट्री में हिंदी बोलने वाले ज्यादा है, लेकिन दिल्ली में तो इंग्लिश बोलते हैं सर लोग, ठीक है, दिल्ली में इंग्लिश बोलते हैं। तो अलग अलग भाषा वाले लोग अलग अलग जगह मिल गए आपको। वैसे अगर आप देखोगे तो कंट्री का एथनिक कंपोजिशन तो ऐसा है सिंपल कि 59% डच भाषा बोलते हैं, 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 1% जर्मन स्पीकर्स है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कैपिटल सिटी, तो ब्रसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 20% लोग वहां पे क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। अब खेल हो गया मेजोरिटी माइनॉरिटी का। देखो तो कंट्री में डच स्पीकर्स आर इन मेजोरिटी, लेकिन कैपिटल सिटी में फ्रेंच स्पीकर्स आर इन मेजोरिटी। तो जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है, ठीक है, और जो कंट्री में माइनॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में है। और इनफैक्ट क्या हो रहा है, जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है ना, ठीक है, तो दे कंस्टिट्यूट मेजोरिटी इन ब्रसेल्स एंड वेयर वेल्दियर देन द डच स्पीकिंग पॉपुलेशन। डच स्पीकिंग पॉपुलेशन 20% ही है कैपिटल सिटी में, ठीक है, और डच स्पीकिंग लोग गरीब हैं और फ्रेंच स्पीकिंग लोग अमीर हैं। तो अब भैया यहां पे डेवलप हो गया टेंशन। कैसे टेंशन डेवलप हो गया समझना, कि जो लोग कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है, जो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है वो कंट्री में मेजोरिटी में है। अब जो ओवरऑल माइनॉरिटी ग्रुप है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल 40% ही है। जर्मन को तो एक साइड बिठा दिया उन्होंने, तुम अभी तुम फटे में पैर मत डालो, ठीक है। तो अब आपको क्या देखने को मिला कि ओवरऑल जो लोग कंट्री में माइनॉरिटी में है ना, वो लोग लेकिन पैसे वाले हैं, रिच हैं, इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है। तो अब कुछ भी डिसीजन लेने की बारी आएगी, कुछ भी अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी तो यहां टेंशंस डेवलप हो सकती थी। बेल्जियम की खुद की लैंग्वेज क्या है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यूरोप की खुद की आइडेंटिटी कुछ नहीं है। यूरोप में यही चलता रहता है, मिक्स एंड मैच, ठीक है, यहाँ पे मिक्स एंड मैच चलता रहता है यूरोप में। इसीलिए आप देखेंगे तो बेल्जियम जो है, तो बेल्जियम एक कंट्री भी नहीं था। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ेंगे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, वो चैप्टर है अपना फर्स्ट वाला, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें बताया जाता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो है ना, उस नीदरलैंड से टूट कर
बेल्जियम का जन्म हुआ था। अभी जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो बेल्जियम तो अपने आप में एक टूटा टाटा देश है, ठीक है, जो दूसरे किंगडम से निकल के आया। तो जैसे उसके आजू बाजू में जो कल्चर था, एक तरफ डच कल्चर था, एक तरफ फ्रेंच कल्चर था, तो वो उनका प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ गया? तो वो उनका प्रोडक्ट बन गया। तो बेल्जियम की, इसीलिए एक बच्चा जो चैट में पूछ रहा ना कि उसकी खुद की लैंग्वेज क्या है, तो खुद की कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़े अगर, तो ये अपन ने बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन देख लिया पूरा, क्लियर है? बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन, और टेंशन हो सकती है यहां पे। अब अपन जा रहे हैं क्या, अकोमोडेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले श्रीलंका का भी ऐसी, या फिर चलो एक काम कर दो, एक एक करके निपटाते ही चलते हैं कि आपको रिवीजन में आसानी रहे। तो बेल्जियम में टेंशन हो सकती थी, अलाइंड हो इस चीज से, बताओ कि हां सर बेल्जियम में मारपीट हो सकती है। लेकिन क्या होता है ना, बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी वो भी इस चीज को समझती थी कि यार कभी भी टेंशन डेवलप हो सकती है। बेल्जियम की गवर्नमेंट इस चीज को बहुत अच्छे से समझती थी कि कभी भी टेंशन हो सकती है। इसीलिए बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया, इसीलिए बेल्जियम की गवर्नमेंट ने एक बड़ा सिंपल सा गणित निकाला। और वो सिंपल सा गणित क्या है बेल्जियम की गवर्नमेंट का? बेल्जियम की गवर्नमेंट का एक सिंपल सा गणित ये था कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला, ठीक है। 1970 से लगा के 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला, और उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए टू अकोमोडेट दी डाइवर्सिटी। अब शब्द से मत डरना, मैं सब समझाऊंगा अच्छे से। डाइवर्सिटी क्या है, तो आपने देख लिया कि हाँ फ्रेंच स्पीकिंग भी है, डच स्पीकिंग भी है। फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के अलावा आपको जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी देखने को मिल गई है, आपस में लड़ भी सकते हैं, ये कभी भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी डिवीजन में ना कन्वर्ट हो जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन का काम किया। अकोमोडेशन मतलब क्या होता है सर, अब वो समझा दो। अकोमोडेशन मतलब ये कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिए कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया, और 4 बार चेंज करके उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ये इंश्योर किया, क्या इंश्योर किया, कि अब लोग जो है ना वो साथ में रह सके, प्यार से रह सके, अकोमोडेट हो जाए, ठीक है। तो अकोमोडेशन का मतलब सिंपल यही है, अकोमोडेशन का मतलब यह है कि सो दैट पीपल कैन लिव टुगेदर, ठीक है। तो अकोमोडेशन में क्या आ रहा है कि उन्होंने क्या किया अकोमोडेशन के लिए, सर घर बनवा दी क्या लोगों के? नहीं ना। अब वही चीज आपको समझना है। तो एक क्वेश्चन आपका जो बनता है मेजर, वो यही बनता है, एथनिक कंपोजिशन। अब एथनिक कंपोजिशन पे देखो, आपको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप एक पॉइंटर ये बनाएंगे, आपको कीवर्ड्स मिल गए कि 59% डच स्पीकर्स। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी डाइवर्स, 59% पीपल स्पीक्स डच, ठीक है, एंड दे लिव इन दिस रीजन, फाइन। 40% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड दे लिव इन दिस रीजन। तो ऐसे करके आपने पॉइंट बना दिया। फिर आप लिख दोगे बट द सिचुएशन इज रिवर्स्ड इन कैपिटल सिटी, तो वो इंग्लिश जो है आपको लाना पड़ेगी, बाकी योर आंसर इज रेडी इन दिस नोट्स, ठीक है। तो ये जो नोट है, मतलब ये जो नोट्स है, इन नोट्स में आपके आंसर रेडी है, चैप्टर पूरा रिवाइज कर सकते हो, कीवर्ड्स जो क्रक्स है वो सब कुछ है, बस आपको बहुत अच्छे से समझते चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दिक्कत हो सकती थी, इसीलिए उनकी सरकार ने क्या किया, अकोमोडेट करने की कोशिश करी, एक साथ लाने की कोशिश करी। अब एक साथ लाने के लिए उनकी सरकार ने क्या किया, तो सबसे पहला चेंज जो उन्होंने किया, पहला चेंज ये था कि सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल मतलब कि पूरी कंट्री के लेवल पे, उन्होंने ये बोल दिया कि जो मिनिस्टर्स होंगे ना, डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मिनिस्टर्स बराबर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि डच स्पीकिंग लोग 59% है तो उनके मिनिस्टर्स ज्यादा होंगे। उन्होंने बोला भाई देख, तू मेरी बात मान, मैं तेरी बात मानता हूं। तो दोनों कम्युनिटी ने प्यार से अकोमोडेट किया, क्या कि एक चेंज उन्होंने ये किया कि फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स दोनों बराबर रखेंगे अपन, ठीक है, इक्वल इक्वल, एक तेरा एक मेरा, वैसा वाला सिस्टम, ठीक है। तो फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल रहे, ये पहला चेंज है। क्या व्हाट वर द अकोमोडेशंस व्हिच टुक प्लेस इन बेल्जियम? 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि अब मैंने आपको एक पॉइंटर दे दिया, अब आप इसका आप रस्सी का सांप बनाओ, ठीक है, च्युइंगम की तरह कंटेंट को आप कंप्रेस और स्ट्रेच कर सकते हो। तो पहला पॉइंट आपका ये जाएगा, ठीक है, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अकोमोडेशन वाज दैट in the central government the number of French and Dutch speaking ministers will be equal। ये उन्होंने पहला चेंज लाए, बन गया ना, कीवर्ड का आंसर बन गया, जादू हो गया। दूसरा क्या है, पावर टू स्टेट्स, दूसरा है पावर टू स्टेट्स। अकोमोडेशन के लिए दूसरी स्टेप जो ली, किसने दूसरी स्टेप जो ली, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने, वो ये लिया कि उन्होंने बोलते हैं कि स्टेट्स जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेंगे। मतलब स्टेट्स की भी अपनी आइडेंटिटी रहेगी भैया। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं मैं, कि डच स्पीकिंग गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो फ्रेंच स्पीकिंग स्टेट्स के ऊपर डोमिनेशन डाल रही है कि नहीं तुम्हें डच के हिसाब से चलना पड़ेगा, दिक्कत होगी। तो इसके लिए स्टेट्स
वर गिवन पावर, मैंने पावर टू स्टेट्स एक कीवर्ड से आपको एक पॉइंट समझाया है, ठीक है। तो स्टेट्स गवर्नमेंट्स वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैड देयर ओन पावर, ठीक है, टू कैरी आउट देयर बिजनेसेस, ठीक है, वो अपना अपना काम कर सके, इसके लिए स्टेट्स को अपनी खुद की पावर दी, दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गया? ये दूसरा अकोमोडेशन हुआ। तीसरा अकोमोडेशन क्या है? अब जब आपने फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर बराबर रखे, बराबर बराबर कहां रखे? सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वैसे ही जो कंट्री की कैपिटल सिटी थी ना ब्रसेल्स, जहां पे फ्रेंच मेजोरिटी में थे और डच माइनॉरिटी में थे, और कंट्री में डच मेजोरिटी में थे और फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, तो उन्होंने बोला जब सेंट्रल लेवल पे मिनिस्टर बराबर है तो जो ब्रसेल्स की कैपिटल सिटी रहेगी, जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और कंट्री में बीजेपी की गवर्नमेंट है। समझ गए? तो वैसे अगर आप देखोगे तो यहां क्या है, कंट्री में भी उन्होंने बराबर बराबर मिनिस्टर रखे फ्रेंच और डच के दोनों के, और जो कैपिटल सिटी है वहां पे भी उन्होंने बराबर बराबर रखे, ठीक है। तो ब्रसेल्स हैव सेपरेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो कैपिटल सिटी की सेपरेट गवर्नमेंट बनी, और वहां पे भी फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर शुड बी इक्वल। वाह, क्या राम राज्य है यहाँ पे, है ना, सब कुछ प्रेम भाव से चल रहा है। तो ये तीन चेंजेस हो गए कि सेंट्रल लेवल पे भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर, कैपिटल जो सिटी है वहां पे भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर, स्टेट्स को पास उनकी खुद की पावर होगी, दे विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और चौथा यूनिक चेंज, अच्छे से समझना इसको, चौथा यूनिक चेंज इन्होंने क्या बोला कि अपन एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे, एक कैपिटल सिटी की गवर्नमेंट रहेगी अपनी, ठीक है, स्टेट्स की गवर्नमेंट रहेगी अपनी अपनी। तो इन्हें चौथा एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दिया, और वो गवर्नमेंट कौन सी बनाया? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है वो मैं समझा रहा हूं आपको, एक बार में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आगे डेफिनेशन भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, नोट्स में डेफिनेशन वगैरह सब मिल जाएगी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है समझना जरूरी है कि भाई साहब आपको समझ में आ रहा है, यहां पे जर्मनी मतलब जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी रह रहे हैं, यहाँ पे डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग भी रह रहे हैं, ठीक है। तो जर्मन, डच और फ्रेंच अलग अलग भाषा बोलने वाली कम्युनिटीज रह रही है, ठीक है। अब मान लो आपको जर्मन भाषा से जुड़ा हुआ कुछ चेंज लेके आना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर वो चेंज ले आई, तो जर्मन स्पीकिंग लोग तो ये बोलेंगे ना, तो हमारी सरकार में मिनिस्टर थे, ठीक है, ये उन्हीं लोगों ने निर्णय ले लिया और हमारी भाषा को कुचल दिया, ठीक है, सेंसिटिव मुद्दा है ना, दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने एक यूनिक वे क्या निकाला, चौथा चेंज जो किया, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे पीपल बिलोंगिंग टू वन कम्युनिटी, अगर जर्मन बोलने वाले लोग हैं ना, तो सारे जर्मन बोलने वाले लोग ही सेलेक्ट करेंगे वो गवर्नमेंट को। मतलब ऐसा है कि आपकी भाषा बोलने वाले लोग हैं तो आप ही लोग अपनी सरकार बनाओ, और आपकी भाषा से जुड़ा हुआ जो भी मैटर होगा ना, उस पर निर्णय यही गवर्नमेंट लेगी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ना स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ना कैपिटल सिटी की गवर्नमेंट लेगी। तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी। सिंपल अगर डिफाइन करूं तो पीपल बिलोंगिंग टू वन कम्युनिटी विल सेलेक्ट देयर ओन कम्युनिटी गवर्नमेंट, और दैट कम्युनिटी गवर्नमेंट विल हैव पावर रिलेटेड टू द इश्यूज सच एज लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बना रहा हूं क्या, कि अब कंट्री के अंदर जितने भी डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो डच भाषा बोलने वाले लोग फ्लेमिश रीजन में रह रहे हो, चाहे वो वेलोनिया वाले रीजन में रह रहे हो, लेकिन वो सारे डच भाषा बोलने वाले लोग, पीपल बिलोंगिंग टू वन कम्युनिटी, विल इलेक्ट देयर ओन कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो वो खुद की अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, जैसे डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी। और वो जो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी वो क्या, किन मुद्दों पर निर्णय लेगी? तो जो सेंसिटिव मुद्दे हैं जिस पे लड़ाइयां हो सकती है, जैसे लैंग्वेज, रिलीजन, एजुकेशन, ठीक है। तो अब अगर डच लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी, वो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी। वैसे ही फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंच लैंग्वेज, उन लोगों के रिलीजन या फिर उन लोगों के एजुकेशन से जुड़ा हुआ निर्णय लेगी। और वैसे ही एक जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी जो कि जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों के लैंग्वेज, रिलीजन और एजुकेशन पे निर्णय लेगी। समझ में आया? तो दिस इज द केस, दिस इज द केस। अब मुझे आप चैट सेक्शन में एक चीज बताओगे, क्या आपको बेल्जियम की कहानी पूरी समझ में आ गई? क्योंकि यहां से दो बड़े क्वेश्चन बनते हैं, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम और अकोमोडेशन कैसे हुआ बेल्जियम में। गिव मी अ सॉलिड रिस्पॉन्स इन द चैट। लो भाई, वो कुछ दिक्कत आ रही है, चल गई। ठीक है, हाँ, चलिए। रिफ्रेश द पेज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक बार और समझा दूं? ठीक है बेटा, समझा रहा हूं, रुको, ठीक है।
और बताओ क्या क्या दिक्कत गई? कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब सिंपल सी चीज है, पीपल बिलोंगिंग टू वन कम्युनिटी, मतलब अगर एक भाषा बोलने वाले लोग हैं तो एक भाषा बोलने वाले लोग अपनी खुद की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो सारे डच लोग, जैसे इसको अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में समझाऊं कि हम अगर इंडिया में ऐसा सिस्टम ले आए कि एक रिलीजन की एक गवर्नमेंट बनाओ, तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट होगी, वो तो ठीक है। लेकिन अगर अपन ने रिलीजन के हिसाब से गवर्नमेंट बनाना चालू कर दी तो सारे हिंदू लोगों की एक गवर्नमेंट और उनके रिलीजन से जुड़ा हुआ मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी, हिंदू रिलीजन गवर्नमेंट लेगी। वैसे ही मुस्लिम रिलीजन गवर्नमेंट मुस्लिम लोगों के रिलीजन से जुड़ा हुआ निर्णय लेगी, जिससे क्या होगा, मुस्लिम्स को यह ना लगे कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट अगर निर्णय ले रही है तो वो हमारे फेवर में नहीं लेगी, या फिर हिंदूज को यह ना लगे कि स्टेट गवर्नमेंट अगर निर्णय ले रही है तो हमारे फेवर में नहीं लेगी। आपके रिलीजन से जुड़े मुद्दे पे निर्णय लेने के लिए आपकी रिलीजन गवर्नमेंट अलग ही बना देते हैं। तो ऐसा कुछ अगर इंडिया में होता है तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट ने किया था बेल्जियम में। समझ पा रहे हो? एग्जांपल से दिया मैंने तुम्हें, इंडिया में कोई रिलीजन गवर्नमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी विल इलेक्ट देयर ओन कम्युनिटी गवर्नमेंट, और उस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा, दैट कम्युनिटी गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ, दैट कम्युनिटी गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजंस on the basis of what? On the basis of language, religion and education। ठीक है, डन डन डन, बताओ जरा फटाफट चैट में बताओ, क्लियर है? शाबाश, यस 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 यस, बेहतरीन। शाबाश, सही जा रहा है ना? तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे हम। ठीक है ठीक है, ब्रह्मास्त्र बेटा आ जाएगा, ठीक है। देखो ब्रह्मास्त्र का मैं बता रहा हूं, जब ओरिएंटेशन सेशन था बताया था कि ओरिएंटेशन सेशन के पहले तक जिन बच्चों ने एनरोल कर लिया था ना, ओरिएंटेशन सेशन के पहले तक जिन बच्चों ने एनरोल कर लिया था उन बच्चों को 10 तारीख को अपना पहला टेस्ट होगा, 10 तारीख के पहले टेस्ट के पहले पहले ब्रह्मास्त्र पहुंच जाएगा, तो निश्चिंत रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो ठीक है, यस यस यस, मुझे तुम्हारी चैट दिख रही है, ठीक है। इसलिए तो मैं बताया, जैसे कुछ बच्चे ब्रह्मास्त्र का पूछ रहे हैं, छुट्टी मैं मारूंगा, ऐसा मारूंगा, अभी छुट्टी बताओ। आज अपनी क्लास लेट चालू है बाबू, इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया टाइमिंग, 9 बजे आपकी क्लास होगी। अभी इसको अपन आगे धक्का देते हैं, ये बेल्जियम वाला केस पूरा पढ़ लिया अपन ने। अब आ जाओ श्रीलंका, इंडिया का मैप लेने जाते हैं, श्रीलंका का फ्री में मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया में आपको श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा, समझ में आया? तो अब श्रीलंका की अगर हम बात करें तो जैसा एथनिक कंपोजिशन, एथनिक मतलब क्या है कि जब आप कॉमन बेसिस, वो रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर कुछ भी हो सकता है, कॉमन बेसिस पे एक ग्रुप बना देते हो तो वो एथनिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो वैसे ही एथनिक ग्रुप आपको श्रीलंका में भी देखने को मिलेगा। श्रीलंका में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है कि भाई साहब यहाँ पे सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, और ये मेजोरिटी में, इनके पास प्रचंड बहुमत है। जैसे बेल्जियम में तो थोड़ी मेजोरिटी गड़बड़ सी थी कि 59-40 का रेशियो था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पे सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग 74% है, ठीक है। सिन्हली भाषा जो होती है वो भाषा बोलने वाले लोग 74% है, ठीक है। और ये बुद्धिज्म रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, तो अधिकतर सिन्हाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट। क्लियर हो गई? एक चीज समझ में आ गई, ठीक है, एथनिक कंपोजिशन में। प्लस 18% लोग जो है यहाँ पे, ठीक है, 18% लोग जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं, ठीक है, इल्ले। तो अब तमिल में भी क्या है? तमिल में भी 2 कैटेगरी है, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं कि श्रीलंका का कंपोजिशन अपन समझना शुरू कर रहे हैं, तो श्रीलंका में क्या होगा, 74% लोग क्या बोल रहे हैं भाई साहब? सिन्हाला लैंग्वेज, ठीक है, सिन्हाला, सिन्हली लैंग्वेज होती है, तो सिन्हाला स्पीकर से, एंड दीज पीपल आर बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट है ये लोग। फिर क्या है, 18% लोग जो है, 18% कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, ठीक है। तो 18% तमिल स्पीकर्स इन दी चैट एक बार इल्ले हो जाए, ठीक है। तो तमिल स्पीकर्स हैं 18%, लेकिन ये 18% में भी बाइफर्केशन है। कैसा बाइफर्केशन है पता है? कि 18% में से 5% तमिल भाषा बोलने वाले लोग कौन है? जो कि इंडियन तमिल्स हैं। और 13% तमिल भाषा वाले बोलने वाले लोग कौन है? ये है श्रीलंकन तमिल्स। अब ये क्या हो गया सर? इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल, आसान भाषा में समझाता हूं। क्या होता है ना, ये श्रीलंका है, यहीं ऊपर हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है। तो
और जब आप ऊपर से कूदते तो कहां जाते हो? नीचे। तो यहां से जो तमिलनाडु से लोग कूदे थे वो श्रीलंका में पहुंच गए थे। अब तुम हंस रहे होंगे, हंसने वाली बात नहीं, सही बात यही है। हाँ, तो तमिलनाडु से जो लोग गए, मतलब कूद के नहीं गए, नाव से गए, ठीक है, तमिलनाडु से कुछ लोग माइग्रेट करके गए यहां पे, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, इन सदर्न स्टेट से कुछ लोग माइग्रेट करके गए थे और ब्रिटिशर्स जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले गए थे प्लांटेशन फील्ड पे काम करवाने के लिए। अब ये लोग यहां से गए, श्रीलंका में बैठ गए। श्रीलंका में जाके जब बैठे तो श्रीलंका में उन्होंने अपना घर परिवार वहीं बसा लिया, उनके बच्चे पोते पाती सब वहीं पे हुए। तो क्या देखने को मिल रहा है कि बच्चे को तो ये लगेगा ना जो श्रीलंका में पैदा हुआ कि मेरी मातृभूमि तो श्रीलंका ही है, लेकिन उनके फोर फादर्स कहां से आए थे? इंडिया से आए थे। तो इसीलिए तमिल भाषा बोलने वाले वो लोग जो इंडिया से ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में माइग्रेट करके गए थे उन्हें इंडियन तमिल कहा गया। और जो ओरिजिनली श्रीलंका के ही थे, ठीक है, जो ओरिजिनली श्रीलंका के ही थे वो श्रीलंकन तमिल्स कहलाए। वो ओरिजिनली जो श्रीलंका के थे ना, पता है, वो भी इंडिया से ही गए थे, लेकिन वो बहुत पहले चले गए थे, तो वो लेकिन श्रीलंकन तमिल्स कहलाए। ठीक, तो आपको दो चीज समझ में आ गई है क्या? कि एथनिक कंपोजिशन में 74% तो सिन्हालास है, 18% तमिल्स है। तमिल्स के अंदर भी क्या हो रहा है? तमिल्स के अंदर भी जैसे अगर आप देखोगे तो 5% जो है, ठीक है, 5% इंडियन तमिल्स हैं और 13% आर श्रीलंकन तमिल्स। कीवर्ड में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डिफाइन इंडियन तमिल्स। तो इंडियन तमिल्स आर दोज पीपल हु स्पीक तमिल लैंग्वेज बट देयर फोरफादर्स माइग्रेटेड टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, देयरफॉर दे आर नोन एज इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स कौन है? तो श्रीलंकन तमिल्स आर द नेटिव तमिल स्पीकर्स ऑफ श्रीलंका, जो वहीं के नेटिव है, ठीक है, जो तमिल भाषा बोल रहे हैं वो श्रीलंकन तमिल्स कहलाएंगे। गजब, ठीक है। अब इसके बाद समझना, लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं। आओ मैथ्स पढ़ा दो तुम्हें। 74 और 18 कितना हो गया? 74 और 18 कहीं हो जाता है शायद 92, है ना? 92 होता है। अब ये जो 92 है, ठीक, इतने कॉन्फिडेंस से लिख तो दिया मैंने, अब एक बार जोड़ देता हूं, 92 ही है, ठीक है। तो ये 92% लोग आपको पता चल गए क्या भाषा बोलते हैं। इसमें रिलीजन कुछ मत देखना, क्या भाषा बोलते हैं ये देख लिया आपने बस, कि 92% लोग या तो सिन्हाला बोलते हैं या तमिल बोलते हैं। इसके अलावा 8% लोग जो है वो अलग अलग की भाषा बोलते हैं। वो ऐसी अलग अलग जो भाषाएं होती हैं, ठीक है, ट्राइबल लैंग्वेजेस वगैरह ये सारा सब कुछ, 8% लोग अलग अलग और दूसरी भाषाएं बोलते हैं। हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन ये भी दिया गया है, ये 7% का कुछ दिया गया है और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते फिर गणित लगाते हैं क्या कि 74, 18 और 7, 99 हुआ सर, 1% लोगों के बारे में बताया नहीं गया। ये 7% अलग चीज है। अलग चीज क्या मैं बता रहा हूं? तो जैसे आपको बताया गया कि मेजोरिटी ऑफ दी सिन्हाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट। सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग बुद्धिस्ट है, ठीक है, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तमिल भाषा बोलने वाले लोग जो है ना वो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, ठीक है, हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। और उसी के साथ साथ ये बताया गया है, ठीक है, कि कुछ जो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, कुछ क्रिश्चियंस हैं, ये रिलीजन बता रहे हैं कि कंट्री के अंदर 7% क्रिश्चियंस हैं, मतलब इसी 92% के अंदर 7% क्रिश्चियंस भी हैं जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते हैं। मतलब कि क्या समझना है आपको? सिंपल, बहुत ज्यादा कभी कोई पूछेगा नहीं आपसे कि 1% ढूंढ के लाओ, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन रहता है, इसके लिए क्लियर कर रहा हूं कि आपको कंट्री की लैंग्वेज का कंपोजिशन बताया गया है। तो 74% सिन्हालाज है जो बुद्धिस्ट है, ठीक है, 18% तमिल्स है जो कि हिंदू और मुस्लिम है। उसके अलावा इन पूरे 92% में सिन्हाला और तमिल बोलने वाले क्रिश्चियंस भी हैं जो कि क्या करते हैं? 7% लोग जो है ऐसे हैं जो ना बुद्धिस्ट है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है। इसी 92% में 7% लोग क्रिश्चियंस हैं। तो रिलीजन का क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है, लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन नहीं है। 7% ध्यान रखना। अब आप आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में आप ऐसे लिखोगे कि श्रीलंका का कंपोजिशन कैसा है दोस्त? श्रीलंका का कंपोजिशन मैप पे देखोगे तो श्रीलंका इज द सदर्न नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, जिसमें ऊपर आप नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में देखोगे तो यहां पे तमिल स्पीकर्स रहते हैं, ठीक है। तो उसमें श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स दोनों हैं, ठीक है, तमिल स्पीकर्स रहते हैं। अब ये जो तमिल स्पीकर्स हैं तो दे आर हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है, 18% लोग तमिल स्पीकर्स हैं। कंट्री का मेजोरिटी पार्ट जो है वो कवर किया गया है किसके द्वारा? सिन्हालास के द्वारा, जो कि 74% पॉपुलेशन सिन्हाला लैंग्वेज बोलती है एंड 7% पॉपुलेशन है जो कि सिन्हाला और तमिल दोनों भाषाएं बोलती है, बट देयर रिलीजन इज क्रिश्चियन, ठीक है। देयर आर 7% क्रिश्चियंस हु स्पीक बोथ तमिल एंड सिन्हाला। समझ में आया? 8% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मैंने बता दिया, टॉक 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 वाली भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंपोजिशन, ये कंपोजिशन है। अब बताओ मुझे जरा चैट में फटाक से, कंपोजिशन क्लियर हो गया? वेरी गुड।
वही मैं बोल रहा हूं ना बेटा, 1%। अरे यार, पढ़ा लिखा के इतना सिखाया और फिर वो 1% के चक्कर में पड़ गए। मैं आपको बता रहा हूं, ये 7% रिलीजन का कंपोजिशन दे रहे हैं कि 7% लोग क्रिश्चियंस हैं जो कि सिन्हाला और तमिल भाषा बोलते हैं। तो 92 के अंदर ऑलरेडी 7% लोग हैं। जो 8% कम पड़ रहा है, तो 8% लोग और अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं, ऐसा, ठीक है। तो एथनिक कंपोजिशन में मेजोरिटी आर सिन्हाला स्पीकर्स हु आर बुद्धिस्ट इन मेजोरिटी, ठीक है। फिर देयर आर 18% तमिल्स हु आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लेकिन उसके अलावा क्रिश्चियन लोग भी हैं जो कि क्रिश्चियन लोग दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। 7% पॉपुलेशन अराउंड, इस 92% में अराउंड 7% पॉपुलेशन है जो कि सिन्हाला और तमिल दोनों बोलती है। समझ में आ गया? प्लीज एक्सप्लेन दिस पॉइंट अगेन, एक्सप्लेन, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। इसको कट करके फिर से चालू करके देखो एक बार। यस यस यस, हाँ बढ़िया। मैं दूं क्या एक लिंक तुम्हें? पासवर्ड 917 तुम्हारे किसी काम करे, तुम क्या करोगे पासवर्ड का? ठीक है, गॉट इट, चलो बढ़िया। अब देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, बेल्जियम, वाओ, श्रीलंका छी। तो श्रीलंका छी क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी यहां भी है, टेंशन यहां भी होगी, सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में टेंशन हो सकती है, ठीक है। यहां एक जगह डाइवर्सिटी से आपने अकोमोडेशन कर लिया, लेकिन एक जगह डाइवर्सिटी में अकोमोडेशन नहीं होता है। एक जगह लठ चल जाते हैं, एक जगह मारपीट हो जाती है। समझ में आ गया? तो वही मैथ्स लवर जो है, तुम वो 1% कैलकुलेट करते मत बैठ जाना, वो 1% में परेशान नहीं होना है। तुमसे सिर्फ एथनिक कंपोजिशन मोटा माटी पूछा जाएगा और मोटा माटी तुमने बता दिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको वही बता रहा हूं क्या, कि श्रीलंका में तो प्यार से, बेल्जियम में तो प्यार से अकोमोडेशन हो गया, लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है कि श्रीलंका में वैसा नहीं होता है। श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म होता है। अभी एक नया शब्द फेंक दिया सर, मेजोरिटेरियनिज्म क्या है? आज अभी आगे आने वाले 1 मिनट में तुम 1 नंबर का क्वेश्चन याद कर रहे होंगे, इसके बाद में भय मुक्त हो जाना। क्यों? क्योंकि यू आर इन अभय, ठीक है। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है। सिंपल चीज है, आईएसएम लगा है, मतलब क्या होता है? एक आइडियोलॉजी। मेजोरिटी मतलब क्या होता है? कि जब मेजोरिटी लोग, ठीक है। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी, एक बिलीफ, एक सिस्टम है वेयर मेजोरिटी कम्युनिटी टेंड्स टू डोमिनेट। मेजोरिटेरियनिज्म है ना, तो जहां पे एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी आइडियोलॉजी विकसित हो जाती है जहां मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग, अब वो धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, किसी भी आधार पे हो सकता है, ठीक है। तो व्हेन मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ, एन आइडियोलॉजी और अ सिस्टम वेयर मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट्स ओवर द माइनॉरिटी ग्रुप्स। मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट कर रही है किसके ऊपर? माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर, डिसरिगार्डिंग देयर इंटरेस्ट एंड बिलीव्स। मतलब वो माइनॉरिटी को कुछ नहीं मानते कि क्या होता है माइनॉरिटी, मेजोरिटी जैसा चाहेगी वैसा चलेगा। तो जब ऐसा बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है किसी कंट्री में, तो उसे मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाता है। आगे हम सिलेबस में और भी पढ़ेंगे, जैसे जब रिलीजन के हिसाब से डोमिनेट करते हो तो उसे कम्युनलिज्म कहा जाता है, ठीक है। जब कास्ट के हिसाब से डोमिनेट करते तो उसे कास्टिज्म कहा जाता है। और मेजोरिटेरियनिज्म मतलब कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेसिस आप कुछ भी ले लो, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ठीक है, लैंग्वेज, कुछ भी बेसिस ले लो, लेकिन जब आप मेजोरिटी लोग, ठीक है, तो मेजोरिटी लोग माइनॉरिटीज के ऊपर डोमिनेट करोगे तो वो मेजोरिटेरियनिज्म कहलाएगा। डेफिनेशन याद करें, अभी होगा, देखो 3 चीज ध्यान रखना है बस। मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ, आइडियोलॉजी और अ सिस्टम वेयर मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट्स ओवर माइनॉरिटी डिसरिगार्डिंग द बिलीफ्स ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता, कुचल दिया जाए, वैसा वाला सिस्टम, ठीक है, वो मेजोरिटेरियनिज्म कहलाता है। क्लियर हो गया? एक बार में डेफिनेशन क्लियर हो गई है ना? मुस्कुरा रहे, एक बार में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मेजोरिटेरियनिज्म। अब आगे बढ़े अपन, तो श्रीलंका में यही हुआ, पता है? श्रीलंका में भी क्या था? गुलदस्ता बना हुआ था, जैसा यहां पे गुलदस्ता बना है कि डाइवर्सिटी है तो है भैया, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में क्या होता है? श्रीलंका में डाइवर्सिटी को एक तरह से आपको देखने को मिलता है कि उन्होंने अकोमोडेट नहीं कर पाए। बेल्जियम में प्यार से वाओ, ठीक है, श्रीलंका छी। क्यों? क्योंकि श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करी, मतलब सिन्हालाज ने डोमिनेट करने की कोशिश करी, तमिल्स को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करी, तमिल्स को क्या किया गया? डिसरिगार्ड किया गया, तमिल्स के बारे में सोचा ही नहीं गया, और इसी कारण से क्या हुआ? दिक्कत आई, इसी कारण से दिक्कत आई। तो अब अपन वो चीज समझते हैं, देखो क्या कि इन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया। यहां तक समझ में आ गया? मैंने बहुत प्यार से होले होले धीरे धीरे समझाया है,
ठीक है, और 10-20 मिनट में तुम्हें पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अब अगर अपन समझे कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया सर, ठीक है, किसने, श्रीलंका वालों ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म को प्रैक्टिस कर लिया। तो आपको वो चीज समझना है कि 1956 में, ठीक है, जैसे हम 1947 में आजाद हुए ना, ये शायद 1948 में आजाद हुए। श्रीलंका का पुराना नाम पता है तुम्हें? चैट में बताओ, कोई बता सकता है? श्रीलंका का पुराना नाम बताओ जरा फटाफट से। ठीक है, तो हम जैसे 1947 में आजाद हुए, 1948 में जो ब्रिटिशर्स थे वो श्रीलंका को भी छोड़ के चले गए। उन्होंने बोला इंडिया का मैप खरीदते तो काम आता है, श्रीलंका का तो फ्री में मिलता है, तो श्रीलंका को भी आजाद कर दिया। चैट में बताओ जरा फटाफट। गुड, साइलोन, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। पीयूष, काशिफ, नैतिक, अनुराग, बढ़िया। तो ठीक है, तो श्रीलंका की अगर हम बात करें, पानी पी लो यार सब थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो श्रीलंका साइलोन नाम से जाना जाता है। जब श्रीलंका आजाद हुआ ना, तो आजाद होने के बाद उन्होंने अपनी सरकार वरकार बनाई, ठीक है, चुनाव उनाव लड़े होंगे, ठीक है, 1-2-4 लोगों ने करप्शन किया होगा, जीते होंगे। तो जब जीते तो अब दिखती बात है कि सिन्हालास मेजोरिटी में थे वहां पे, है ना, सिन्हाला स्पीकर्स मेजोरिटी में थे। पानी पियो सब। ऐसे जब बहुत देर तक पानी ना पियो, फिर ऐसे जब वो नली के रास्ते उतर के जाता है, ठीक है, आपके पेट तक जाता है, तो जो HCl का कंसंट्रेशन है वो जब डाइल्यूट होता है, ठीक है, तो आपका पेट भी बोलता है अंदर से, मालिक कृपा हो गई मालिक आपकी, नहीं तो ये HCl मेरे अंदर की स्किन को जला रहा था। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, समझ रहे हो। तो पानी सिर्फ पानी नहीं होता है, अगर उसको तुम उसकी खूबसूरती को देखोगे तो वो तुम्हारे पूरे सिस्टम को हिला देता है। ठीक, तो इसलिए पानी पियो सब एक बार। ऐसा पढ़ाया तुम्हारे साइंस टीचर ने तुम्हें? साइंस पढ़ोगे मैं, खा जाओ नौकरी। ठीक, तो मेजोरिटेरियनिज्म की अगर हम बात करें, मेजोरिटेरियनिज्म की अगर हम बात करें तो 1956, ठीक है, 1956 का एक एक्ट पास होता है। सिन्हाला गवर्नमेंट जो है एक लॉ लाती है, और उस लॉ के तहत वो कुछ 4-5 चेंजेस कर देते हैं कंट्री में। और वो 4-5 चेंजेस क्या होते हैं पता है? सबसे पहले 1956 के एक्ट के तहत सिन्हाला ने, मतलब जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी, सिन्हाला मेजोरिटी गवर्नमेंट, उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज, देखो ये आंसर के सारे पॉइंटर्स हैं। अब क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले जाए आपसे कि हाउ मेजोरिटेरियनिज्म वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन, नहीं इंडिया नहीं सॉरी, ठीक है, हाउ मेजोरिटेरियनिज्म वाज प्रैक्टिस्ड इन श्रीलंका, एक्सप्लेन इन पॉइंट्स। या फिर ऐसा पूछ लेगा कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट व्हिच एलिनिएटेड द तमिल्स, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द सिविल वॉर, ऐसा क्या कर दिया श्रीलंका में कि जिससे मेजोरिटेरियनिज्म को प्रैक्टिस किया गया। किसी भी तरह से सवाल पूछा जाए, पॉइंटर्स हमारे यही जाएंगे, देखो आंसर यही है। तो 1956 का एक एक्ट पास करती है सिन्हाला जो मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, और अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, ठीक है, सिन्हाला लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया कि तमिल वमिल क्या होती है भाषा इल्ले, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि सिन्हाला लैंग्वेज ही चलेगी कंट्री के अंदर। ठीक है, इससे बुरा लगा तमिल्स को, दिखती बात है लगा होगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये करी कि सिन्हाला को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर लिया गया, सिन्हाला लैंग्वेज को। तमिल्स वर डिसरिगार्डेड। अब यहां पे 2-3 शब्द है, शब्दों से मत डरना कभी भी, ठीक है, डिक्शनरी खोल लिया करना, बाकी मैं समझा रहा हूं। सिन्हालास वर डिसरिगार्डेड मतलब, तमिल्स वर डिसरिगार्डेड मतलब क्या है कि जब आप सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे रहे हो, तो तमिल्स ये बोलेंगे हमें क्या नदी में से उठा के लाए थे क्या, हम भी तो इसी माटी के बच्चे हैं, ठीक है, हमारी भाषा को भी तो इंपॉर्टेंस दिया जाए, मैं भी तो अनाथ हूं। ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि तमिल्स फेल्ट एलिनिएटेड, ठीक है, दे फेल्ट दे वर डिसरिगार्डेड, उन्हें लगा कि यार कोई इज्जत ही नहीं है, उस टाइप से उनको लगा। ठीक है, एंड दिस क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट। ठीक है, दिस क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट मतलब क्या है कि इससे अब दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन हुआ, और भी कुछ कह सकते हैं ना, उन्होंने कांड किए थे। क्या किया, जैसे सिन्हाला लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। यूनिवर्सिटी वगैरह में आपको क्या देखने को मिलता है कि पोजीशंस जो थी ना वो मतलब सीट्स रिजर्व करती सिन्हालास के लिए, कि जॉब में पहले सिन्हालास को मिलेगा, एजुकेशन पहले सिन्हालास को मिलेगा। एंड दिस होल एपिसोड क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ एलिनिएशन, द डिस्ट्रस्ट अमंग द कम्युनिटीज वाज इंक्रीज्ड, डिस्ट्रस्ट बड़ा, फीलिंग ऑफ एलिनिएशन आई। ठीक है, और इसी के चलते क्या है, जो तमिल्स थे ना, तमिल्स ने बोला कि नहीं रहना हमें भी तुम्हारे साथ अगर ऐसा चलेगा तो जो शुरुआत में तमिल्स राइट्स मांग रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि अब अधिकार नहीं चाहिए, अब तो हम क्या लेंगे, जायदाद में हिस्सा लेंगे। तो तमिल्स ने ये बोला कि तमिल्स का ऐसा सिस्टम था, तमिल्स कंट्री के नदर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में थे। मैप पे समझ में आ रहा है, तमिल्स जो थे कंट्री के नदर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में रहते थे। तो तमिल्स ने अपनी डिमांड उठाई, क्या, दे कॉल फॉर अ क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट तमिल ईलम बाय तमिल्स। उन्होंने बोल दिया कि अब हमें अपना खुद का आजाद देश चाहिए रहेगा,
अब हमें खुद का अपना आजाद देश चाहिए रहेगा, इंडिपेंडेंट तमिल एलम, ठीक है। एलम मतलब तमिल भाषा में एलम यानी कि घर होता है, ठीक है। तो एलम आओ कभी, घर आओ कभी, वैसे वाला सिस्टम है ना। तो एलम, तमिल एलम मतलब क्या कि तमिल लोगों का अपना खुद का घर हो। श्रीलंका में सिन्हालास को अलग कर दो, तमिल्स को अलग कर दो। अब हुआ क्या, इतनी आसानी से तुम्हें लग रहा था कि सिन्हालास घर दे देंगे उनको, उनका खुद का अलग कर देंगे, देश के दो हिस्से हो जाएंगे, नहीं। तो तमिल्स वायलेंट होते जा रहे थे, अब मारधाड़ करने लगे थे कि सिन्हालास हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो हम भी अब हथियार उठा लेंगे, और सिन्हालास उनको राइट्स देना चाह नहीं रहे थे। तो तमिल्स और सिन्हालास के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो पूरी पोजीशनिंग समझा रहा हूं मैं आपको, मेजोरिटेरिज्म कैसे प्रैक्टिस की गई। 1956 का एक्ट, क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द 1956 एक्ट। तो सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर लिया, रिजर्वेशंस वगैरह में सिन्हालास को प्रेफरेंस देने लगे, जॉब्स वगैरह में पहले सिन्हालास को प्रेफरेंस देने लगे, एंड दिस क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन। इससे तमिल्स जो है वो रूठ गए, इससे तमिल्स जो है वो नाराज हो गए, इससे तमिल जो है वो नाराज हो गए। समझ में आया? इससे तमिल जो है वो नाराज हो गए, एंड दिस क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट अमंग दी तमिल्स, ठीक है। तमिल्स के बीच में एक फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट आ गई। और आगे बढ़े, अब आगे बढ़े तो हमें यहां पे समझ में आता है। तो इसके चलते तमिल्स ने क्या किया, तमिल्स ने बोला कि बहुत हो गया, अब हथियार उठाते हैं। तो जब तमिल और सिन्हाला आपस में लड़ रहे थे ना, तो जो सिचुएशन डेवलप हुई उस सिचुएशन को सिविल वॉर कहा जाता है। सिविल वॉर पे क्वेश्चन आ जाता है, सिविल वॉर क्या है? सिविल वॉर सिंपल सी चीज है कि तमिल्स इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, सिन्हालास के ऊपर, सिन्हालास तमिल्स के ऊपर आरोप लगा रहे थे, और इस आरोपण में क्या हुआ, मारपीट मच गई। तो सिविल वॉर क्या है? वॉर तो वॉर होती है, लड़ाई। सिविल मतलब क्या है कि जब कंट्री के सिविलियंस, देश के अंदर ही लोग लड़ रहे हैं। हमें चिंता होती है क्या कि पाकिस्तान से लड़ना पड़ सकता है, चाइना से लड़ना पड़ सकता है, लेकिन अगर देश के अंदर ही लोग लड़ बैठेंगे तो उस वॉर को हम सिविल वॉर कहेंगे। ठीक है, कैप्टन अमेरिका वाली जो सिविल वॉर थी वो भी यही है। क्यों? क्योंकि उसमें आप देखो ना, आपस में एवेंजर लड़ बैठे, थैनोस को बाद में निपटेंगे, पहले अपन लड़ रहे हैं। तो वो जो एक कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर करके एक जो मूवी है, तो सिविल वॉर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब लोग आपस में लड़ बैठे अंदर के अंदर ही, तो कंट्री के अंदर जब व्हेन, आंसर में मत लिखा जाना, हमारे सर ने बताया कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। सिविल वॉर इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल इनसाइड द कंट्री, डिफरेंट कम्युनिटीज विद इन द कंट्री स्टार्ट्स फाइटिंग ऑन वेरियस इश्यूज। समझ में आया? तो वो सिविल वॉर कहलाता है। गॉट इट? तो ये हो गया भाई साहब आपका मेजोरिटेरियनिज्म, और मेजोरिटेरिज्म लीड्स टू सिविल वॉर इन श्रीलंका। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको दोनों कहानी, सांस ले लूं पानी पी लूं, क्या आपको दोनों कहानियां एकदम क्रिस्टल क्लियर है? बताइए। 60% ऑफ द चैप्टर इज दिस ओनली। क्वेश्चन 4 बता रहा हूं मैं आपको, यहां से 6 क्वेश्चन बताए थे ना, 6 में से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। बेल्जियम का कंपोजिशन, श्रीलंका का कंपोजिशन। बेल्जियम ने प्यार मोहब्बत से अकोमोडेशन कैसे किया, श्रीलंका ने प्यार मोहब्बत क्यों नहीं कर पाया, मेजोरिटेरिज्म कैसे प्रैक्टिस किया। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन के अलावा और अगर क्वेश्चन आ, मतलब ये 4 टॉपिक से 4 क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन आ जाए, ये मूछे कटवा देंगे दिगराज सर। ठीक है, बड़ी तो हो जाने दो पहले। तो क्लियर हुआ? ये 4 टॉपिक्स बताओ फटाफट से चैट में बताओ जरा। यस 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 की आग लग जाना चाहिए चैट में। वेरी गुड, व्हाट डू यू गाइस थिंक? शाबाश, क्लियर हुआ? बताओ जी, क्लियर है? यस 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 यस, ठीक है। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? डेफिनेशन दूंगा ना मैं, जो बच्चा लिख रहा है हिरल, ठीक है, डेफिनेशन दूंगा मैं, डेफिनेशन। अरे यार, एक तो तुम्हारे क्या सब्र नहीं है, मैं आगे अपने पत्ते खोलना नहीं चाह रहा था। अरे अरे अभी लड़ाई हो गई, रुको। तो आगे सारा सब कुछ है, जैसा नोट्स मैंने आपको डेवलपमेंट चैप्टर के दिए थे, सारे के सारे नोट्स आपको ऐप पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना चैप्टर 60-70% चैप्टर हो गया है। अब आगे के 2 टॉपिक और बचे ना, तो 2 टॉपिक समझो। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। जो आप ये डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन, डाउनलोड वाला सेक्शन देखते हो ना, मतलब क्लास के बाद में क्लास डाउनलोड, देखो फीचर देखो, क्लास की रेटिंग दे सकते हो आप। देखो सुनो मेरी बात, मेरी क्लास की रेटिंग ऐसे मत बिगाड़ के चल जाना कि सर ये शुरू में चालू क्यों नहीं हुई थी, 1 स्टार लो। कंटेंट के बेसिस पे क्लास की रेटिंग देना सारे टीचर्स की। ठीक है, टेक्निकल ग्लिचेस जो है वो एक दिन फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास के बाजू में आपको एक रेटिंग वाला ऑप्शन रहेगा,
ठीक है, तो वो रेटिंग वाले ऑप्शन से देना। क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है? हाँ हाँ करो। कमिंग। वैदिका, मैं एक बार बात तो कर लूं। चैट दिख रही है ना? किसको नहीं दिख रही है? जयेश कुमार, अवनीत, मुझे तो दिख रही है। यस यस लिख रहे हैं बच्चे। बेल्जियम का अकोमोडेशन क्या क्या क्या, एक मिनट ऊपर निकल गई। बेल्जियम का अरे मांझा, ठीक है। बेल्जियम का अकोमोडेशन समझ नहीं आया। देखो बेल्जियम के अकोमोडेशन में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज करा, और चेंज करके क्या करा, उन्होंने ये बोल दिया कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो डच और फ्रेंच के बराबर रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो है तो वो सबॉर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होगी। दूसरा चेंज। तीसरा चेंज, जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम, बेल्जियम में भी फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर बराबर रहेंगे, ठीक है। और तीसरा है, और चौथा है कम्युनिटी गवर्नमेंट, कि भैया लैंग्वेज, रिलीजन और एजुकेशन ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लड़ाई हो सकती है, तो इन मुद्दों के लिए क्या रहेगा, इन मुद्दों के लिए वो रहेगा, इन मुद्दों के लिए हर एक लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी की अलग अलग गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है, जिसे आप कम्युनिटी गवर्नमेंट कहोगे, ठीक है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ठीक है। चैट ये पब्लिक प्राइवेट करके देखा करो ना, प्राइवेट वाले में दिखेगी तुम्हें। हार्दिक, मयंक, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी बाबू। हाँ 9 बजे वाली क्लास होगी, मैं इसको खत्म करूंगा तभी तो होगी। मतलब तुम्हारी साइंस की होगी 9 बजे और मेरी 9 बजे 9th की होगी। ऐसा मैं साइंस थोड़ी पढ़ाऊंगा, मैं तो एसएसटी पढ़ाऊंगा ना। क्यों लोगों की नौकरी खाने पे चले हो? ठीक है, ब्रह्मास्त्र आएगा बेटा, मैं आ रहा हूं लेके, तुम्हारे घर के लिए निकल रहा हूं। अभी ठंड बहुत है ना, तो वो स्वेटर नहीं मिल रही, स्वेटर पहन के आता हूं। आएगा, मैंने बताया था। ब्रह्मास्त्र देखो, जिन बच्चों ने 28 या 29 तारीख के पहले तक एनरोल कर लिया था, वो बच्चों को ब्रह्मास्त्र पहुंच जाएगा पहले टेस्ट के पहले, 10 तारीख के पहले पहले, ताकि आप उसमें अपना आंसर लिख सको। और जिन बच्चों ने बाद में एनरोल किया, सर हमारे साथ भेदभाव क्यों, तो क्यों बाद में लिया तुमने? डिलीवरी होने में भी तो टाइम लगता है ना, बैलगाड़ी पे जब आता है सामान तो समय तो लगेगा। दस से 15 वर्किंग डेज ले रहे हैं डिलीवरी पार्टनर्स, किसी को जल्दी भी मिल जाएगा। राजवीर ये ले बेटा, शाउट आउट दे दिया, पढ़ ले चुपचाप, ठीक है। क्लियर है? और कुछ डाउट तो नहीं है? चलो बाबू आगे बढ़ा जाए। चलो तो ये हो गया। अब देखो क्या है, ये इतनी कहानी समझने के बाद इतनी, अब पढ़ लो, चैट में मस्ती मत करो, बंद कर दो चैट 2 मिनट के लिए। अच्छा एक मजेदार चीज बताता हूं मैं तुम्हें। तुम्हारे सबके क्लास के बाजू में तुम्हें यहां नोट्स दिख रहे हैं, एक फीचर बताता हूं। ऐसा नोट्स बना हुआ है ना, जैसे पावर शेयरिंग लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाजू में नोट्स बना हुआ है। तो उस नोट्स को अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे चलती क्लास में तुम्हें कुछ वो लेना ना, टाइम स्टैम्प, कि यहां पे ये टॉपिक बताया था, यहां पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था सर ने, तो तुम वो नोट्स पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एंटर नोट टेक्स्ट, तो यहां पे नोट डाल सकते हो तुम कि हाँ ये जो भी है, कि यहां से अब अपन ये वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ताकि कल को तुम रिवीजन के लिए अगर आओ तो तुम यहां से रिवाइज भी कर सको। है ना मस्त फीचर ये वाला। और सेव नोट्स कर दोगे तो सेव हो जाएगा। जैसे हाई, तो टाइम स्टैंपिंग ध्यान रख के, जैसे 35 मिनट, आधे घंटा हुआ है, 35 मिनट पे मैंने, सर ने बोला हाय, तो ये मेरे नोट्स बन गए, ठीक है। और इसको सेव नोट्स कर दोगे तो तुम्हारे यहाँ पे नोट्स सेव हो जाएंगे। ऐसे एरर आ गया, नहीं आया, हुआ 2 बार करने पे हो गया, तो वो तुम्हारे खुद के नोट्स रहेंगे क्लास के अंदर ही। तो जब भी तुम रिकॉर्डिंग वगैरह देखोगे तो तुम्हें एक बार रिवीजन या फिर उसके लिए वो रहेगा क्लास के अंदर ही नोट्स। ये फीचर सही है, ठीक है। अगर किसी का एरर आता तो उसको ओके कर दो तो वो चले जाता है फिर। चैट बंद, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम पढ़ लिया, श्रीलंका पढ़ लिया। अब सवाल यह है कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के केस में पावर शेयरिंग हमने देख लिया कि एक जगह वाव, एक जगह छी। तो अब यह पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? ये पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? क्यों पावर शेयर करना जरूरी है? तो उसके 2 कारण हैं, ठीक है। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, उसके 2 कारण हैं। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, उसके 2 कारण हैं। अगर मान लो, इमेजिन करो, इस पिक्चर को देखो,
ये तुम हो, तुम्हारा छोटा बड़ा भाई जो भी है या फिर छोटा बड़ा बहन जो भी है, ठीक है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें घर छोड़ के चले जाए और उन्होंने बोल दिया कि बिस्किट का पैकेट रखे हैं खा लेना, और उन्होंने बंटवारा करके नहीं गए, तुमने एक बिस्किट ज्यादा खा लिया, गिनती में पता चला कि तुम मक्कार निकल गए, तुमने एक बिस्किट ज्यादा खाया, तो ऐसी कुछ लड़ाई तुम्हारे बीच में भी होगी, ठीक है। लेकिन यही काम अगर पेरेंट्स क्या करके चले जाते, यही काम अगर पेरेंट्स खुद करके चले जाते, वो प्रॉपर पावर को बांट देते कि 4 बिस्किट तेरे 4 बिस्किट इसके, ठीक है, जो भी बचेगा वो पेरेंट्स खुद खा जाएंगे, ठीक है, भूख है पेरेंट्स। तो अब क्या होगा, अब लड़ाई नहीं होती है ना। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो आप बिना कुछ पढ़े लिखे अगर मैं आपसे पूछ लूं वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो आप सीधे सीधे रूप से बता दोगे कि पावर शेयरिंग इसलिए डिजायरेबल है कि पावर शेयर कर दोगे तो लोग लड़ेंगे नहीं, है ना। मतलब देखो किताबों में कुछ नहीं है, किताबों में भी वही है जो जीवन में, ठीक है। तो इसीलिए आपको सिंपल लॉजिक लगाना है हर चीज में। क्यों पावर शेयर करना जरूरी है, क्योंकि पावर आप शेयर कर दोगे तो लोग लड़ेंगे नहीं। अब इसको वही किताब में थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिख दिया कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। समझ रहे हो ना, बात वही है। तो एक प्रूडेंशियल रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन मतलब कि वो चीज जो समझदारी के आधार पर, प्रूडेंशियल मतलब ये होता है कि आपकी प्रूडेंस यानी कि आपकी समझदारी, हर एक व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी सी भी समझ है वो ये बता देगा, जैसे मैंने इमेज बताई वो बिस्कुट वाली कहानी, कि अगर पावर शेयर नहीं करोगे तो लड़ोगे, तो इससे बेहतर है कि पावर शेयर कर दो। तो पावर शेयर करने के पीछे एक रीजन है प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है। प्रूडेंशियल रीजन कुछ नहीं, बस लिखने का एक तरीका है कि प्रूडेंस, दिमाग, समझ, अगर समझ है तो समझ के हिसाब से पावर शेयर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पावर शेयर कर दो, लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, सबको पता है कि किसकी क्या पावर है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मान लो पावर शेयर नहीं करी, हिंदू और मुस्लिम लड़े, मान लो हिंदू और मुस्लिम लड़े तो उन्होंने सरकार को पलटा दिया। कैसे? उन्होंने बोल दिया कि ये सरकार के कारण लड़ाई हो रही, तो लोगों ने सरकार के अगेंस्ट में विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो कोई भी सरकार कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी, समझ में आया। तो पावर शेयर करोगे तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी पॉलिटिकल ऑर्डर में, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह रहती हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज, इसी जैसे श्रीलंका में जब लड़ाई हुई तो सिन्हाला गवर्नमेंट थी, सिन्हाला गवर्नमेंट के सिर पर चढ़ चढ़ के मार रहे हैं लोग तमिल्स, ठीक है। सिन्हाला गवर्नमेंट तमिल्स के ऊपर बम फेंक रही है, तो तमिल के जो लीडर्स थे वो अपनी सरकार बनाना चाह रहे, लेकिन उनकी सरकार बन नहीं पा रही। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है बहुत। तो सिंपल चीज है, आपसे देखो सवाल कैसा भी आ सकता है, सवाल वैरूपिया होता है दोस्त। तो आपसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो हम ये आंसर लिखेंगे जो भी पढ़ रहे हैं। या फिर सवाल अपने आप में ऐसा पूछ लिया कि व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजंस ड्यू टू व्हिच पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड, तो प्रूडेंशियल रीजन यही है कि वो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस कर देता है। पावर शेयर कर दो, लोग लड़ेंगे नहीं। प्रूडेंशियल रीजन ये है कि उससे पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी रहेगी, कि सरकार स्टेबल रहेगी, सरकार बार बार गिरेगी नहीं, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी बाय द माइनॉरिटी, डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी बाय द माइनॉरिटी, डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, ऑन होगा, ऑन दी माइनॉरिटी, ठीक है। अगर आप पावर शेयर कर दोगे तो इससे आप वो डोमिनेशन को रिड्यूस कर सकते हो। कैसा डोमिनेशन? अगर आप पावर शेयर कर दोगे तो मेजॉरिटी जो है वो डोमिनेट नहीं करेगी, मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार नहीं करेगी, क्योंकि आपने पहले क्लियर कट बोल दिया कि माइनॉरिटीज के भी अपने ये अधिकार है और मेजॉरिटी के भी अपने ये अधिकार है। समझ गए? तो एक बार चैट खोलिए दोस्त, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? What is the prudential reason for power sharing? Prudential reason power sharing का क्या है? Prudential reason power sharing का यही है कि it reduces the, ठीक है, chances of conflict, ठीक है। Prudential reason समझ में आया? Give me a yes or no. Yes आ गया, वेरी गुड। ब्रह्मास्त्र कितने बच्चों का आ गया बताना जरा, एक पोल डाल सकते हैं क्या अपन? डालो, ब्रह्मास्त्र आया, ठीक है, ब्रह्मास्त्र आया, यस और नो करके 2 पोल देना बस। अब एक पोल में ले लेते हैं। एक बार और बता देते हैं, नहीं आया जो बच्चे लिख रहे हैं। प्रूडेंशियल रीजन एक बार और। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? समझदारी भरा, कोई भी काम जो समझदारी से किया गया हो। तो जैसे मैंने तुम्हें बिस्कुट वाली कहानी सुनाई कि अगर मान लो पापा मम्मी ने बिस्किट बांट के गए होते दोनों भाइयों में, तो क्या लड़ाई होती? यस और नो? नहीं होती लड़ाई, ठीक है। हाँ,
तो ठीक है, ब्रह्मास्त्र, स्पेलिंग, ऑटो करेक्ट ने कुछ बार मास्टर पकड़ लिया बार मास्टर, ठीक है, ऑटो करेक्ट ने बार मास्टर पकड़ लिया, ठीक है, दे दो यार, वो समझ जाएंगे कहाँ करेक्ट करने में लगे हो। सबमिट करो ना, करेक्ट पे करो, चलो वो अच्छा पोल नहीं है, मतलब सर्वे नहीं है, पोल है, डालो, सबमिट, बार मास्टर आया, मतलब अपने को आइडिया लग जाएगा कितने बच्चों तक पहुंच गया, कितने बच्चों तक नहीं पहुंचा, ऐसा, ठीक है, ठीक है, ये समझा दे रहा हूं पहले। तो प्रूडेंशियल रीजन सिंपल है बाबू, सिंपल 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 गणित में समझना है, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल चीज है कि प्रूडेंशियल का मतलब ये होता है कि समझदारी भरी चीज। तो जैसे अगर आप समझदार हो तो आपको पता है कि बिस्किट बांट देंगे तो नहीं लड़ेंगे बच्चे, तो वही चीज है कि जब आप पावर शेयर कर दोगे तो इट विल रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट, लड़ाइयां नहीं होगी, ठीक है। पावर शेयर कर देने से क्या होगा कि सरकार के अगेंस्ट में लोग विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ने सबको बराबर पावर देके रखी है, तो सरकार सही चलेगी, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर होगा। पावर शेयर कर दोगे तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में जो लफड़े होते हैं ना, कि मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करने लग जाती, वो नहीं होगा, माइनॉरिटी को पता है उसके क्या अधिकार है, मेजोरिटी को भी पता है। तो एक तो प्रूडेंशियल रीजन हो गया। दूसरा रीजन जो है पावर शेयरिंग का, ठीक है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल के दो रीजन है। एक रीजन प्रूडेंशियल रीजन, अपने आप में प्रूडेंशियल पे क्वेश्चन बनेगा तो आंसर लिख सकते हो। दूसरा रीजन है पावर शेयरिंग का मॉरल रीजन। मॉरल रीजन का मतलब क्या होता है ना, कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो उसमें नैतिकता वाली बात है। मॉरल मतलब क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं। अच्छा एग्जांपल है क्लासिकल, ठीक है, ठीक है, अच्छा रीजन है क्लासिकल रीजन। चैट बंद कर दो दोस्त। अच्छा रीजन है, क्लासिकल रीजन है, वो क्या है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक अच्छा बच्चा हूं, जो कि मैं हूं, है ना, तो अगर मैं अच्छा बच्चा हूं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करूंगा, मैं टाइम से उठूंगा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करूंगा, है ना। अगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा हूं और मैं अपने आप को अच्छा बच्चा बोल रहा हूं तो मैं अच्छा बच्चा हूं ही नहीं। तो मॉरल रीजन का मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। अगर आप बोल रहे हो कि आप डेमोक्रेसी हो, वाह भाई वाह डेमोक्रेसी, तो अगर डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी अच्छा बच्चा है, तो डेमोक्रेसी हो तो डेमोक्रेसी में लोगों की रिस्पेक्ट होना चाहिए, डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, सबको इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए। वैसे ही डेमोक्रेसी हो तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग तो होना ही चाहिए। एग्जाम्पल से मैं एक एनेक्डोट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं एक अच्छा बच्चा हूं, तो अच्छा बच्चा हूं तो मैं सारे अच्छे काम तो करूंगा ही करूंगा। तो वैसे ही अगर आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हो ना, तो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब अगर आप पावर शेयर नहीं कर रहे हो तो आप डेमोक्रेसी नहीं हो, ठीक है। तो मॉरली अगर मैं बोल रहा हूं मैं अच्छा बच्चा हूं, तो मुझे सारी अच्छी क्वालिटीज तो अपने अंदर रखना ही पड़ेगी। वैसे ही व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो एक मॉरल रीजन भी है कि इफ योर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप पावर शेयर नहीं कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि आप डेमोक्रेसी हो, तो आप डेमोक्रेसी नहीं हो, ठीक है। आपको पावर शेयरिंग, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि अगर आप डेमोक्रेसी हो और डेमोक्रेसी में आपने पावर ही शेयर नहीं करा, तो आप डेमोक्रेसी कहलाने लायक ही नहीं हो, ठीक है। तो ये एक मॉरल ग्राउंड हो गया, ठीक है, मॉरल ग्राउंड हो गया। जैसे मॉरली अगर मैं एक अच्छा बच्चा बनने का बोल रहा हूं और मैं लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो मैं अच्छा बच्चा कहलाऊंगा ही नहीं। तो ये मॉरल रीजन है कि टू बी अ गुड चाइल्ड यू नीड टू रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है। वैसे ही मॉरल रीजन है क्या कि पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इफ देयर इज नो पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, देन डेमोक्रेसी इज नॉट अ डेमोक्रेसी। मॉरली अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पावर शेयरिंग तो होना ही चाहिए। तो एक दूसरा मॉरल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इट इंश्योर दैट ऑल सिटीजंस आर हर्ड एंड कंसल्टेड, ठीक है। डेमोक्रेसी में इट इज ऑल अबाउट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी इज पीपल सेंट्रिक। और अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयर ही नहीं करोगे, लोगों की सुनोगे नहीं, लोगों से कंसल्ट नहीं करोगे, तो फिर आप डेमोक्रेसी नहीं हो, तो अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना ही नहीं चाहिए। तो मॉरली पावर शेयर करना जरूरी है अगर आप डेमोक्रेसी हो तो एक मॉरल रीजन ये हो गया। सिंपल कंक्लूजन ये कि व्हाट इज द मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, तो
पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। फॉर अ डेमोक्रेसी टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इज मस्ट। पावर तो आपको शेयर करना ही पड़ेगी, ठीक है। डेमोक्रेसी जरूरी है ताकि लोगों को सुना जा सके, लोगों से कंसल्ट किया जा सके। गॉट माय पॉइंट? तो दिस इज द केस। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? मॉरल रीजन, प्रुडेंशियल रीजन। दो रीजन है, मॉरल रीजन, प्रुडेंशियल रीजन। दोनों रीजन समझ में आ गए? बताओ जल्दी। हाँ जी, चैट खोल दो। तो दोनों रीजन समझ में आ गए? आगे वाला टॉपिक उठाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन मोरल रीजन अगेन, ठीक है। 16 नवंबर क्या लिखा था? एक बच्चे ने कुछ लिखा था 16 नवंबर, मॉरल नहीं आया। एक बार अच्छे से फिर से कोशिश करो, एक बार 10,000 बार पूछो, नहीं समझ में आया 10,000 बार बताऊंगा, ठीक है। देखो मॉरल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। पावर शेयरिंग गया भाड़ में, ठीक है। पहले मॉरल का मतलब समझो। मॉरल मतलब नैतिकता भरी चीज। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं एक अच्छा बच्चा हूं, तो मॉरली अगर मैं अच्छा बच्चा हूं तो मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? तो झूठ ना बोलना इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ अच्छा बच्चा, ठीक है। कि अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप झूठ तो बोलोगे ही नहीं, बोलोगे, ठीक है, नहीं बोलोगे, मतलब झूठ ना बोलना, ठीक है। झूठ बोलना नहीं, झूठ ना बोलना इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ अच्छा बच्चा। अब इसको बस झूठ को पावर शेयरिंग से बदल दो और अच्छा बच्चा को डेमोक्रेसी से बदल दो, ठीक है। तो पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये मॉरल रीजन है कि मॉरली अगर आप एक डेमोक्रेसी कहला रहे हो तो डेमोक्रेसी आप कहलाओगे ही नहीं जब तक आप पावर शेयर नहीं करोगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में तो इट्स ऑल अबाउट पीपल, लोगों की सुनना, लोगों को कंसल्ट करना तो जरूरी है ही है। समझ गया? लोगों को सुनना, लोगों की कंसल्ट करना तो जरूरी है ही। तो दिस इज द मॉरल रीजन। आप समझ में आ गया? मैंने बहुत प्यारे एग्जांपल से बताया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक पोल की तरफ, ठीक है। क्लियर हो गया? आज आपकी 9 बजे क्लास है साइंस की, और मेरी भी 9 बजे क्लास है, लेकिन क्लास 9th की है वो, ठीक। दूसरी चीज क्या है? लर्निंग फ्रॉम द बेल्जियम्स एक्सपीरियंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स could have most likely avoided a civil war in Sri Lanka that ended in 2009। हमने ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। श्रीलंका और उसमें, ठीक है, हाँ, श्रीलंका और उसमें, ठीक है। हमने लर्निंग फ्रॉम द बेल्जियम्स एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कुड हैव मोस्ट लाइकली अवॉइडेड सिविल वॉर। ऑप्शन देखो, अभी आएगा पोल आएगा, रुक जाओ जरा, ठीक है। मेकिंग रिजर्वेशन इन द जॉब्स फॉर तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी, डिवाइडिंग द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस, डिवाइजिंग लॉज टू अकोमोडेट द एथनिक डिफरेंस ऑफ सिटीजंस टू इंश्योर पीस, कंडक्टिंग थोरो सेंसस, ठीक है, कंडक्टिंग थोरो सेंसस स्ट्रिक्टली सेग्रीगेटिंग द इंडियंस तमिल्स फ्रॉम द श्रीलंकन तमिल्स। अब ये चारों ऑप्शन है। सिंपल कैसे? आपने पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल समझ लिया, ठीक है। मॉरल प्रुडेंशियल रीजन, आपने श्रीलंका की कहानी पढ़ ली, आपने बेल्जियम की कहानी पढ़ ली, मैंने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, एक बार चेक तो करें, देखें। तो आपको क्या लगता है कि बेल्जियम के एक्सपीरियंस से ऐसा क्या करते श्रीलंका में कि वहां पे लड़ाई नहीं होती? क्या करने से लड़ाई नहीं होती बताओ? रिजर्वेशन दे देते तमिल्स को रिजर्वेशन देते, सिनालास फिर गुस्सा होते, कंट्री को डिवाइड कर देते, ना रहेगा क्या बोलते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, अलग कर दो दोनों को, वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपका हाथ खराब हो गया तो उसको काट के थोड़ी ना फेंकोगे आप, ठीक है, उसको इलाज भी तो करना जरूरी है। तो डिवाइजिंग लॉज टू अकोमोडेट द एथनिक डिफरेंसेस ऑफ सिटीजंस टू इंश्योर पीस, ऐसे लॉज लाए जाए जिससे ये इंश्योर कर पाए कि शांति बने, लोग प्यार से रहना शुरू करें, जैसे बेल्जियम में भी करा था, ठीक है। और चौथा ऑप्शन भी आपके सामने है कि सेंसस कंडक्ट कराओ, तमिल्स को अलग करो, श्रीलंकन तमिल्स को अलग करो, अलग अलग, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। क्या लगता है तुम्हें? व्हाट डू यू गाइस थिंक? बताओ यार, कितने बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं? शाबाश शाबाश शाबाश, मेजॉरिटी बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो सी ही होगा, सिंपल चीज है। बेल्जियम ने अकोमोडेशन किया था, इसी कारण वहां डिफरेंसेस नहीं थे। मतलब वहां पे क्या हो गया, बेल्जियम ने अकोमोडेशन किया था, इसीलिए वहां पे चीजें सही थी, ठीक है। और इन्होंने अकोमोडेशन नहीं किया, इसलिए वहां पे चीजें सही है। गुड। आया पोल? नहीं आया क्या? मामा के गांव चले गया क्या तुम्हारा पोल? वो जो खलील्स डिलेमा और ये सारी चीजें उनको छोड़ दो। ठीक है, कुछ बच्चों को तो आ रहा है पोल, कुछ को आ रहा है। हाँ वही बोल रहा हूँ, कुछ को आ रहा है कुछ को नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि दिख रहा है सी। मेनी पीपल आर राइटिंग इन द चैट आल्सो सी। सी होगा राइट आंसर।
डिवाइजिंग लॉज टू अकोमोडेट द एथनिक डिफरेंस ऑफ सिटीजंस टू इंश्योर पीस, ठीक है, इस प्रकार के लॉज बनाए जाएं जिससे क्या हो, जिससे लोग शांति से रह सके। तो दिस इज गोइंग टू बी द वे। ये 2023 का क्वेश्चन है। तो मैंने ये क्वेश्चन क्यों लगाया यहाँ पे, ये क्वेश्चन इसलिए कि अभी तक जितना पढ़ा है उतना चेक भी हो गया, ठीक है। तो मेजोरिटी बच्चों ने सी ही आंसर दिया है। एक बार दिखाना कितने परसेंट बच्चे सी दे रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर डेटा परसेंटेज में बच्चे बता ही नहीं रहे, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी बच्चे देखिए, जैसे शौर्य, अयोन, आरव, आर्यन, सृष्टि सिंह का, कृतिका सिंह, कहा कृतिका, ये ना कार्तिक तो नहीं है, एक तो सेम नाम रख लेते हैं, ओम आशीष श्री और मानसी आरुष अंशिका ठाकुर, ठीक है, ये बच्चों ने सी सेलेक्ट किया है 60%। ठीक है, आएगा पोल, तुम्हारा पोल थोड़ा घूम के आ रहा है, पहुंचेगा अभी। चलो, तो अपन ने अभी तक चैप्टर में क्या पढ़ लिया, एक बार आ जाओ रिकैप करें। देखो, नोट्स की मदद से आप क्रिस्प तरीके से सारी चीजें रिकैप कर सकते हो। तो अभी तक अपन ने चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया बाबू, चैप्टर में अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, देखो चैप्टर में अपन ने पढ़ना शुरू किया, यहां से अगर अपन लगाना चालू करें तो अपन ने एक पार्ट पढ़ लिया चैप्टर का बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन, दूसरा पार्ट पढ़ लिया अपन ने श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन पढ़ लिया। लेकिन इसी के पैरेलल में आपको क्या देखना था कि बेल्जियम में दोस्तों क्या हुआ, बेल्जियम में हुआ अकोमोडेशन कैसे हुआ वो देख लिया। श्रीलंका में क्या हुआ दोस्तों, देखो मैं पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं। श्रीलंका में लेकिन मेजोरिटेरियनिज्म हुआ, तो मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट कर गई, किसके ऊपर, माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, उनके इंटरेस्ट वगैरह के बारे में नहीं सोचा गया, सिविल वार हो गई, ढाई ढूम, ठीक है। अब ये पूरा पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आई, एक क्वेश्चन निकल के आया, क्या कि पावर शेयरिंग क्यों, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल के अपन ने 2 पॉइंट देखे। एक मॉरल रीजन है कि पावर शेयर करने से क्या होगा, अगर आपको डेमोक्रेसी है तो इट इज मॉरली रिक्वायर्ड टू शेयर पावर, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, एक मॉरल रीजन हो गया। एक प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है, एक प्रूडेंशियल रीजन होता है कि क्या है, समझदारी भरा काम ये होता है, समझदारी भरा काम ये होता है कि पावर शेयर कर दो तो इट विल रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट, ठीक है। मेजोरिटी माइनॉरिटी, मतलब मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है, वो एक प्रूडेंशियल रीजन हो गया। फाइन, अब अगली चीज जो लास्ट चीज इस चैप्टर की बच रही है जिसमें से क्वेश्चन आता है कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, किस तरह से पावर शेयर की जाती है। बिस्किट बांट दो पावर शेयर हो जाएगी क्या, नहीं, सिर्फ बिस्किट बांटना ही पावर शेयरिंग नहीं है, पावर शेयरिंग के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन क्यों जरूरत है पावर शेयरिंग की, मॉरल रीजन, पोटेंशियल रीजन बता तो दिया, लेकिन उसके अलावा नीड अगर समझे ना तो नीड ये है कि भैया पहले क्या होता था, पहले राजा महाराजा रहते थे, राजा महाराजा जो रहते थे तो एक राजा, उसकी सारी प्रजा और एक राज्य, कुछ भी निर्णय लेना है तो वो खुद से निर्णय लेता था, सट से निर्णय लेता था, क्योंकि उसको अपनी चलानी होती थी। लेकिन अब जब हम डेमोक्रेटिक सेटअप में जीना शुरू करते हैं ना, नीड समझा रहा हूं, तो डेमोक्रेसी के अंदर यू कैन नॉट इग्नोर पीपल। अब डिसीजन लिए जाएंगे तो डिसीजन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों की भी सोचना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। अब जब आपको लोगों की भी सोचना पड़ेगी, समझना पड़ेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लोगों को भी पावर देना पड़ेगी। तो दिस इज व्हाई पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कि यू नीड टू अकोमोडेट पीपल, यू नीड टू टेक देयर कंसिडरेशन, यू नीड टू कंसल्ट देम, यू नीड टू हियर देम, उनकी भी तो सुनना पड़ेगी, ठीक है। तो किस तरह से पावर शेयर की जाती है, तो 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। सुनो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। और 4 पॉइंट पढ़ेंगे तो इन 4 पॉइंट के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे पहला क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या है, लिवर, किडनी और हार्ट, जी हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। जैसे आप सरकार भी देखोगे तो सरकार क्या है, मोदी सरकार, एक आदमी का भी सरकार नहीं होता है, ठीक है। सरकार अपने आप में क्या है, स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि कुछ लोग लॉज बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लॉ बनाने वाले लोगों को लॉयर नहीं कहते हैं, लॉ बनाने वाले लोगों को लेजिस्लेचर कहते हैं, जो हमारे एमपीज और एमएलएज होते हैं, जो हमने जिन्हें चुना है, वो संसद में जाते हैं और हमारे बिहाफ पे कानून बनाते हैं, ठीक है। तो एक लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, एक लेजिस्लेचर, एक क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। लॉ बना दिए, अब लॉ बना दिया कि भाई साहब चालान काटना है 2000 रुपए का जो बिना हेलमेट के जा रहा है, तो तुम ही थे ठीक है। तो वो जो चौराहे पे खड़े होकर तुम्हारा चालान काट देंगे ना, वो ही और शी इज एग्जीक्यूटिंग द लॉ। तो कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जैसे ऑफिसर्स वगैरह, ये सारे सब कुछ, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर, पुलिस, ठीक है, ये सब एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, जुडिशरी होती है,
कि ये जो लॉ बन रहे हैं और ये जो लॉ लागू कर रहे हैं ये लोग सही से कर रहे हैं कि नहीं है। जो जज करेंगे तो इसमें पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वकील, ये सब पूरी जुडिशरी इसमें आ जाती है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है। तो एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जो पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो ये है कि व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर बड़ा है या फिर जुडिशरी बड़ी है या फिर एग्जीक्यूटिव बड़ा है, ऑल आर एट द सेम लेवल, ठीक है, ऑल आर एट द सेम लेवल, ठीक है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ऑल आर एट द सेम लेवल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली सेम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इसी को कहा जाता है, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टली ये सब सेम लेवल पे है, लेकिन इनके एरिया ऑफ डोमिनेंस अलग अलग बांट दिया आपने कि लेजिस्लेचर का काम होगा तुम लॉ बनाओ बेटा चुपचाप, एग्जीक्यूटिव का काम ये होगा कि तुम ये जो लॉ बने इनको एग्जीक्यूट करो, जुडिशरी का काम ये होगा कि जो लॉ बना दिए, जो लॉ एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है, उनको क्या करो, आप जज करो, ठीक है, उनको आप जज करो। समझ में आ गया। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इस तरह से तीनों अलग अलग होते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इस तरह से क्या होते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं। तीनों की पावर्स आपने अलग अलग कर दी है। तो ये क्या हो गया, जब आपने इनको पावर अलग अलग दे दी है तो दिस इज अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इससे होता क्या है पता है, नो ऑर्गन हैज अनलिमिटेड पावर एंड देयर इज अ चेक्स एंड बैलेंस। ये इनके ऊपर चेक कर रहा है, इनको बैलेंस कर रहा है, ये इनके ऊपर चेक कर रहा है, इनको बैलेंस कर रहा है। तो एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहता है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है, तो ये तीन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस बनाए रखते हैं, ठीक है, तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस बनाए रखते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है, जिसमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो रही, कीवर्ड्स पकड़ो बस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है जिसमें आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों को पावर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि किसी एक गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, इससे चेक्स एंड बैलेंस बनाए। अगर यहां कंफ्यूज हो, मुझे पता है तुम सोचो चेक्स एंड बैलेंस कैसे, तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो लेजिस्लेचर ने ऐसा लॉ बना दिया कि ये क्लास 10वीं के बच्चे जो पढ़ते नहीं है इनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो, तो सर हमारा तो उद्धार हो जाएगा, हम तो जेल में बैठे रह जाएंगे, ऐसे में हम तो पढ़ ही नहीं रहे थे अभी तक। तो जुडिशरी इंटरवीन करेगी, बोलेगी ना चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, ऐसे कैसे तुम किसी भी क्लास 10वीं के बच्चे को पकड़ के जेल में डाल दोगे, ठीक है। तो जुडिशरी क्या कर रही है, लेजिस्लेचर को चेक कर रही है कि वो कुछ भी अंधाधुन काम ना करे, समझ में आया, वो चीज रहती है। तो ऐसे चेक्स एंड बैलेंस बनाया जाता है। क्लियर हुआ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाँ जी भाई साहब बताओ जरा चैट में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्लियर हो गया, मतलब फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्लियर हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सर्वर इशू जब बता रहा है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब, अरे स्कूल में पीटी टीचर ने लाइन लगवाई क्या तुम्हारी, ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है, तो ये वर्टिकल है। नॉट फीलिंग वेल, बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेल फील करो, क्लास कंप्लीट करो। नॉट फीलिंग वेल, 45 दिन बस तपस्या करना है, लगे रहना है, डटे रहना है, बीमार भी होगे, खांसी भी चलेगी, रोना भी आएगा, मूड ऑफ भी होगा, मूड स्विंग भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इफ यू कैन नॉट पुश योर सेल्फ यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर। सिंपल सीधा गणित। क्या कि 45 दिन जैसा भी मैं फील कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं होता हूं, मुझे सिर्फ डिसिप्लिन तरीके से चलते रहना है। घोड़े को देखा है, उसके जब दोनों साइड वो पट्टे लगा दिए जाते हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता आजू बाजू क्या है, सीधे चल मेरे दोस्त, बस लक्ष्य है और लक्ष्य तक जाना है। तो उस बीच में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, मैं आज बता रहा हूं, आज पहली क्लास है, आज पहली क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन ये सारे बच्चे आखिरी क्लास तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उतना सेल्फ डिटरमाइंड ही नहीं हूं। अगर आपके गोल आपके लिए उतने बड़े नहीं कि आप सेल्फ डिटरमाइंड होकर खुद अपनी किसी भी स्थिति से बाहर निकल के जो तय किया है वो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो फिर तो क्या ही है, लगे रहो जरा। चेक्स एंड बैलेंस क्लियर हो गया। अब दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, देखो दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है, तो दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकल, ठीक है, चैट बंद कर दो, ये होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, ये होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, एक लोकल गवर्नमेंट होती है। तो सर ये तीन गवर्नमेंट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी तो कुछ पावर देना पड़ेगी ना, नहीं तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी हाँ मैं ड्रीम इलेवन पे टीम बना लेती हूँ, तुम ही कर लो, पूरा देश चला लो।
स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने एरिया ऑफ डोमेन रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने एरिया ऑफ डोमेन रहेंगे। अब राशन कार्ड बनवाना है, मोदी जी थोड़ी ना आके बनाएंगे राशन कार्ड, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट रहती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो पावर आपको ऐसे शेयर करना पड़ेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। ये पूरी की पूरी चीज अपन सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे। और तो अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या आएगा कि दिस इज द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ऐसे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो रही है जहां पे पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? कीवर्ड ये है, क्या है कीवर्ड? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयर हो रही है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। इससे क्या फायदा मिलता है पता है? इससे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, फेडरलिज्म की स्पिरिट होती है। फेडरलिज्म क्या है वो पूरा का पूरा चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ेंगे। फेडरलिज्म सिंपल चीज है, व्हेन पावर्स आर डाइल्यूटेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर हो रही है, ये दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गया। तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अच्छे से समझना, तीसरा फॉर्म ऑफ शेयरिंग है व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं सर? सामाजिक ग्रुप। सामाजिक ग्रुप क्या होते हैं? सोशल ग्रुप का मतलब मैं बता रहा हूं, जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो अब हमारी कंट्री के अंदर आप देख रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं, कुछ जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं। ठीक है, एस शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं। ठीक है, कुछ अदर बैकवर्ड क्लासेस भी हैं। ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट भी हैं। तो ये अलग अलग कास्ट है, अलग अलग ग्रुप्स है। ठीक है, अलग अलग सोशल ग्रुप है। अब हमें दिख रहा है क्या कि अलग अलग सोशल ग्रुप है, तो ये अलग अलग सोशल ग्रुप में आपको समझ में आएगा क्या कि शेड्यूल कास्ट के लोग जो है, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ये थोड़ा पीछे रह गए। जनरल कैटेगरी के लोग जो है तो थोड़ा आगे रह गए। तो अब क्या है कि हमें ये इंश्योर करना होगा कि नहीं, शेड्यूल कास्ट को थोड़ी ज्यादा पावर देते हैं ताकि वो भी आगे आ पाए। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब को थोड़ी ज्यादा पावर देते हैं ताकि वो भी आगे आ पाए। अदर बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से थोड़ा आगे ऑलरेडी थी लेकिन जनरल से पीछे थी, तो इसको थोड़ी कम पावर दी जाए। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो हो क्या रहा है ना, ये भी एक तरह का पावर शेयरिंग ही है। जैसे अगर आप देखोगे, टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी एंड गिव रिप्रेजेंटेशन टू द हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ठीक है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप इज रिक्वायर्ड। तो अलग अलग जो सामाजिक तत्वे है ना, जो कोई आगे रह गया, कोई पीछे रह गया। ठीक है, अब वो कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई हिस्टोरिकली किसी को मार्जिनलाइज किया हो, मतलब शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब जैसे इनके साथ हिस्ट्री में पहले क्या भेदभाव होता था, इस कारण वो आगे नहीं आ पाए, तो अब उनको आगे लाना है तो उनको कुछ पावर देना पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो रिजर्वेशन एक तरह का एग्जांपल है जिसमें हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक, वही चीज आपको समझना है। जैसे क्या हो रहा है कि एग्जांपल इंडिया में जैसे रिजर्वेशन दिया अपन ने डिफरेंट कम्युनिटी को। ठीक है, रिजर्वेशन अलग अलग कम्युनिटी को अपन ने दिया है, तो वो एक एग्जांपल है कि हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब बेल्जियम का जैसे केस देखोगे आप, बेल्जियम में उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई कि डच लैंग्वेज बोलने वालों की एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वालों की एक फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, और उसके बाद में आप देख रहे हैं क्या, डच लैंग्वेज हो गया, फ्रेंच लैंग्वेज हो गया, उसके बाद में जर्मन लैंग्वेज बोलने वालों की एक जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट है। ये क्यों किया गया पता है? ये इसलिए किया गया, ठीक है, ये इसलिए किया गया ताकि आपको क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए। रुक जाओ एक सेकेंड, हेलो, नहीं उसमें दिक्कत आ रही है।
ठीक है, 2 मिनट, मतलब हम कुछ टेस्टिंग कर रहे थे ना उसके लिए। ऑडियो अभी आएगी, ऑडियो आ गई, ऑडियो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ऑडियो आ गया। मैंने इसीलिए तो 2 मिनट का तुम्हें इशारा दिखाया था, मैं कोई बीजेपी से चुनाव थोड़ी लड़ रहा हूं जो ऐसा ऐसा करूंगा। ठीक, तो तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी क्लियर हो गया। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर करना, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक, मतलब इसमें तुम्हें क्वेश्चंस देखो, अगर मैं बताऊं ना बिना झंझट लगाए, सर तुम तो बताओ क्वेश्चन आएगा और आंसर क्या लिखना है। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, 1 2 3 चौथा भी बताऊंगा। पहला है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में पावर शेयर होती है, दैट्स इट, उससे चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है। ठीक है, दूसरा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में होता है, सेंटर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, जिससे क्या बना रहता है आपका फेडरल स्पिरिट को, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर को आप इंश्योर करते हो, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। तीसरा होता है आपका डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जिसमें आप अकोमोडेट करते हो अलग अलग सोशल ग्रुप्स को, जैसे इंडिया में रिजर्वेशन और क्या बोलते हैं बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट एक उसका एग्जाम्पल है, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट उसका एक एग्जाम्पल है। समझ गए? तो ये 3 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गए। हाँ हाँ हाय दिख रहा है मुझे तुम सबका, जसलीन कौर मान जाओ, रुक जाओ। ठीक है, जसलीन हाय 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 स्पैम कर रहे हो। ठीक है, छुट्टी, बस ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट। अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ये है कि सरकार को चलाए रखने के लिए पावर शेयर करना पड़ती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट्स में। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं कि किसान, सारे किसान भाई एक साथ आके आंदोलन करते हैं, तो किसान आंदोलन जो होता है, ये किसान आंदोलन क्या है, किसान सारे एक साथ आके अगर आंदोलन करते हैं तो किसान आंदोलन एक तरह का प्रेशर ग्रुप है जो सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहा है। तो सरकार किसानों को ये पावर देती कि नहीं, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात सुन के ही हम कोई भी लॉ बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जैसे क्या है, इट इंश्योर्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज थ्रू मल्टी पार्टी सिस्टम एंड प्रेशर ग्रुप्स। एग्जांपल कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट भी समझा रहा हूं और प्रेशर ग्रुप भी समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे क्या हो रहा है ना, अगर मान लो चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में किसी एक पार्टी को, जैसे अभी जो चुनाव हुए 2024 में, तो एक पार्टी को मेजोरिटी तो मिली नहीं, अब सारे लोग, अब 2-3 पार्टी साथ में मिलकर सरकार बनाएगी। तो ऐसी जो मिली जुली सरकार बनती है ना, मेरा सिंगल पार्टी फेल्स टू सिक्योर मेजोरिटी एंड मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर, एक साथ एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आती है और फिर सरकार बनाती है। तो वो क्या कर रही है, वो यही बोलती ना, चलो भैया प्राइम मिनिस्टर तुम बन जाओ, हमारे पार्टी के आदमी को डिफेंस मिनिस्टर बना दो, इनके पार्टी के आदमी को कुछ और सा मिनिस्टर बना दो। तो ये होता है क्या, ये होता है आपका कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट में पावर ऐसे ही शेयर हो जाती है कि एक पार्टी पूरी पावर अपने हाथ में नहीं रख रही, वो अपने साथ में और पार्टनर्स को खड़ा कर रही है। ठीक है, तो कोलिजन गवर्नमेंट जो है कि अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, आपको क्या देखने को मिलता है कि पावर शेयर की जाती है। इट इंश्योर्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू, अलग अलग व्यूज है उनको सबको एक साथ लाने की कोशिश करते हो आप। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स को भी पावर ऐसे देती है सरकार कि प्रेशर ग्रुप्स की सुनती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हारे हिसाब से लॉ बना देंगे, ये तुम्हारे पावर है। समझ में आया? तो ये 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। 9 बजे क्लास होगी, हाँ होगी होगी, छोड़ रहा हूं 1 घंटा दूंगा ना तुम्हें सबको। अब ये बताओ, और तुम्हें खाना खाना है तो तुम लेके बैठ जाओ खाना, किसने रोका तुम्हें? है कोई तुम्हें रोकने वाला? चिड़ा चिड़ा के खाओ मुझे, बस अच्छी चीज है कि मुझे दिख नहीं पाएगा। वो बात अलग है कि तुम किसी तरह से दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनना है, यहां पे एक सवाल दिया मैंने तुम्हें, मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंटेन अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम बना रहता है। ठीक है, सवाल है तुम्हारे सामने कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस बना रहता है। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस, हाउ टू गेट नोट्स। नोट्स तुम्हें मिलेंगे बाबू, ये क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास जब खत्म हो जाएगी तो दिखेगा तुम्हें अभय बैच के अंदर क्लास, उसी के बाजू में पीडीएफ का सेक्शन रहेगा, वहां से नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था तुमसे, इसका भी आंसर लिख रहे हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी मेंटेन चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। चेक्स एंड बैलेंस कैसे होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में, जब पावर शेयर होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। सिंपल है, जब पावर शेयर होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। देखो सुनो, जो भी टेक्निकल ग्लिचेस है ना, मैं वही बता रहा हूं, इसीलिए देखो आपके शोभित भैया क्या ले रहे थे, टेस्टिंग ले रहे थे, क्योंकि मैं पता है क्या कि बच्चे जब आते हैं ना ऐसे भीड़ लेके आते हैं कि चलो हमला, तो उसमें दिक्कतें होती है। तो थिंग्स विल बी फिक्स्ड, इस चीज में आप अश्योर्ड रहो कि
अपनी क्लास होना थी। अब इस बच्चों को जैसे मान लो कोई इस क्लास को कोई बच्चा बाद में रिकॉर्डेड वर्जन में देख रहा है, ठीक है, इस क्लास को बाद में कोई बच्चा रिकॉर्डेड वर्जन में देख रहा है, तो वो क्लास तो देख लिया आपने, लेक्चर तो समझ लिया पूरा, ठीक है। टेक्निकल चीजें थोड़ी सी दिक्कत आई, किसी का पोल नहीं चला, किसी का चैट नहीं चला है वो, लेकिन वो फिक्स हो जाएगा। तो 1-2 क्लास लगेगी, 1-2 क्लास में सारा फिक्स हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये था कि क्लास स्ट्रीम हो जाए, वो स्ट्रीम हुई, क्लास आप तक पहुंची, आपको सब कुछ समझ में आया। जो नहीं समझ में आया चिंता मत करना, डाउट सॉल्विंग क्लास अपन 5th क्लास डाउट सॉल्विंग रखेंगे, तो उसमें मैं आपके डाउट्स भी लेते चलूंगा चैट में पूरे प्रॉपर तरीके से, है ना। अभी मैं अब देखो चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। 5 मिनट देना, मैं 5 मिनट में तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स और होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। तो जैसे इसका आंसर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होगा, क्लियर है। अब देखो इस चैप्टर में जितने भी कीवर्ड्स हैं, शुरू से आखिरी तक अगर कीवर्ड्स उठाना शुरू करें अपन, जैसे कोलिजन गवर्नमेंट एक कीवर्ड है, अभी अपन ने देखा क्या है कि व्हेन अ सिंगल पार्टी इज नॉट एबल टू सिक्योर मेजॉरिटी, in this case 2 or more than 2 political parties come together to form the government by sharing power. This is the fourth form of power sharing, है ना, कि when power is shared among different political parties, अलग अलग political parties के बीच में जब पावर शेयर की जाती, क्यों? क्योंकि एक पार्टी के पास पावर ही नहीं आई पूरी, तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। उसमें कोलिशन गवर्नमेंट एक एग्जांपल है, तो आप उसकी डेफिनेशन, जैसे सिविल वॉर क्या होता है, सिविल वॉर हमने श्रीलंका के, मतलब जितने भी इसमें कीवर्ड आ सकते हैं, सिविल वॉर कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर ही 2 अलग अलग ग्रुप आपस में लड़ लेंगे तो वो सिविल वॉर कहलाएगा, ठीक है। एथनिक क्या होता है, एथनिक का मतलब होता है कि अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, जो मैं आपको बता रहा था ना कि जैसे एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो शेयर्ड कल्चर के बेसिस पे जो एक डिवीजन क्रिएट होता है जहां पे पीपल बिलोंगिंग टू वन एथनिक ग्रुप, जैसे वो हो सकता है कि वो किसी एक लैंग्वेज के हो, किसी एक कल्चर के हो, तो वो ये मानते हैं कि यार हम एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग तो हम कॉमन डिसेंडेंट है हमारा, हम सब कॉमन बिलोंगिंग को वो करते बिलोंग करते हैं, वो हमारा कल्चर कॉमन है, ऐसा, ठीक है। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। जरूरी नहीं है कि, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो है, फ्रांस के लोग अलग है, बेल्जियम के लोग अलग है, लेकिन फ्रांस का व्यक्ति भी अगर फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा है, बेल्जियम का भी फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा है, तो वो दोनों जरूरी कि एक नेशनैलिटी है उनकी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ अमेरिकन इंडियंस अमेरिका में रह रहे हैं, वहीं पैदा हुए, सब कुछ वहीं है, लेकिन वो हिंदी बोल रहे हैं और उन्हें पता है क्या कि मेरी भाषा हिंदी है, और कुछ इंडियन जो इंडिया में रह रहे हैं हिंदी बोल रहे हैं, ये दोनों अगर कहीं मिल जाते हैं बाहर किसी देश में, तो भी दोनों जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि दोनों हिंदी बोल रहे हैं, समझ गए, वो चीज रहती। तो एथनिक का मतलब ये हो गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है भाई साहब, कम्युनिटी गवर्नमेंट समझे अगर हम, तो जैसे फोर्थ अकोमोडेशन यही था ना कि कम्युनिटी गवर्नमेंट लाए गए, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज एन इलेक्टेड बॉडी बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, वन कल्चर एंड एनी कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब वो जो एक लैंग्वेज वाले लोग थे, हमने बेल्जियम के केस में देखा कि अगर फ्रेंच बोल रहे हैं तो नो मैटर वेयर दे लिव, चाहे वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हो, वेलोनिया रीजन में रह रहे हो, ठीक है, तो वो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी व्हेन दे फॉर्म अ गवर्नमेंट, इट इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म क्या है डेफिनेशन, मैं नहीं दिखा रहा मेजोरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन, सब एक बार मन में रिकॉल करेंगे। मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, एक बार रिकॉल करो। बिलीफ है जहां पे मेजोरिटी कम्युनिटी शुड एबल टू रूल अ कंट्री इन विचएवर वे इट वांट्स, डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट एंड विशेस ऑफ माइनॉरिटी। याद हो गया डेफिनेशन, अब भी क्लास में याद हुई आज, ठीक है। प्रेशर ग्रुप क्या है, जैसे इसे देखा, तो प्रेशर ग्रुप आर दोस ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू सेफगार्ड देयर ओन इंटरेस्ट। जैसे ट्रेड यूनियन, सारे ट्रेडर्स एक साथ आके ट्रेड के फेवर में जो होगा वो करेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे ताकि गवर्नमेंट उनको पावर दे कि वो लॉ बनाने में उनकी मदद करे, कि उनके अकॉर्डिंग क्या सही है वो गवर्नमेंट उनकी सुन ले, ठीक है। तो वो प्रेशर ग्रुप्स हो गए। अब देखो मैंने आपको बताया 6 टॉपिक है इस चैप्टर में पूरे, तो वो ये एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, ये रहा आंसर, ठीक है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ये इस तरह से आंसर लिखना है आपको, सारे पॉइंटर्स हैं, ठीक है। गिव रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मॉरल रीजन, प्रुडेंशियल रीजन। अब अगर ऐसा पूछ ले कि व्हाट आर द प्रुडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, तो उसके भी 3 पॉइंटर है। व्हाट आर द मॉरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, उसके भी 3 पॉइंटर अपने आप में है, समझ गए। डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन, या फिर इसको ऐसा पूछ लिया हाउ अकोमोडेशन टुक प्लेस इन बेल्जियम, किसी भी तरह से पूछ ले तो ये हो गया। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया और ये 4 चीजें की, ठीक है। अब वही आप पूछ रहे हैं रीजंस फॉर द एलिनिएशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, तमिल्स को बुरा क्यों लगा श्रीलंका में, क्योंकि मेजोरिटेरिज्म को प्रैक्टिस किया गया, ठीक है। और उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका इफेक्ट यह कि सिविल वॉर हो गई। तो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका वाले टॉपिक में यही तो चीजें हैं कि कैसे मेजोरिटेरियनिज्म हुआ, तो ये सारा मेजोरिटेरियनिज्म का वो पूरे पॉइंटर्स लिख दिए, और उसका इफेक्ट ये हुआ
कि श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हाला कम्युनिटीज के बीच में क्या हो गया, टेंशन डेवलप हुआ, जिससे सिविल वॉर हो गई। तो ये पूरा उस टॉपिक का क्वेश्चन, उसका आंसर रेडीमेड, समझ गए। अब लास्ट एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट सोशल ग्रुप में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में। अब अगर मान लो एक सवाल मैंने ऐसा पूछ लिया जो कि सीबीएसई ने पूछा भी है, क्या पूछा है जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है। अगर सीबीएसई अभी टुगेदर वी कैन वी विल नहीं हुआ, अब ये देखो जो कि सीबीएसई ने, जैसे 2019 के क्वेश्चन है तुम्हारे सारे 2019 के क्वेश्चन, ठीक है, ये 2019 के इतने क्वेश्चन थे, ये 2020 के क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 के क्वेश्चन है। जैसे सीबीएसई ने एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, ये कब आया है, 2020 का ही क्वेश्चन है, और ठीक है सेट नंबर 1 में है, सेट नंबर 1 में क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब दी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो बड़ा क्वेश्चन हो गया, 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, उसका एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग डिस्क्राइब करो। 3 नंबर में पूछा है, क्या लिखेंगे, बड़ा सिंपल है ना। देखो आज कॉन्फिडेंट फील करना, बताना मुझे इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा के हाँ सर कर लेंगे क्वेश्चन, क्या अगर अच्छे से पढ़ा है तो सब। मैंने तुम्हें हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बताया क्योंकि क्वेश्चन आए ही वो है, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, अभी और उठाते हैं। डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, तो मैंने बताया क्या लिखना है उसमें कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज, फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे, इट इज अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, टाइप ऑफ पावर शेयरिंग जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर किया जा रहा है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इसको इसके साथ ही जोड़ दो, टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है, ठीक है, पावर शेयरिंग जहां पे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर किया जा रहा है, ठीक है। कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो आप लिख देंगे लेजिस्लेचर, वही लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी के बीच में। इससे क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंस बनता है, चेक्स एंड बैलेंस क्रिएट हो रहा है, अनलिमिटेड पावर नहीं है किसी एक, अनलिमिटेड पावर किसी भी एक ऑर्गन के पास नहीं है, समझ लो। बड़ा क्वेश्चन पूछ लो, बड़े क्वेश्चन में से एक पार्ट पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, हम पढ़ के आए हैं वैसा। तो यही है 2020 के क्वेश्चन है, 2020 में और ये क्वेश्चंस आए, तो सारे एमसीक्यू आज तक इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए मैंने सारे डाल दिए। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, अब तुम्हें इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो सारे एमसीक्यूज भी डाल दिए हैं सारे। ये 2021-22 में जब टर्म 1 टर्म 2 पेपर हुआ था, तो टर्म 1 में सिर्फ 2 ही चैप्टर आए थे, उस साल कोविड ये सब गड़बड़ हुआ था ना, तो इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन थे, क्योंकि उस साल सेट भी एक ही था, उस साल सेट में पेपर नहीं आए थे, तो ये क्वेश्चन लगा दिए। अब ये 2021 हो गया, मतलब 21-22 जो था ना साल, तो 21 में ही इसका चैप्टर आना था बस, ठीक है। फिर 21-22 वाला साल जो था तो नवंबर में पेपर हुए थे। फिर 2023 में ये 2023 के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, तो सेट 4 में, 6 में, 1 में 2023 के जितने भी क्वेश्चन आए, और 2024 में तो यूजुअली इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, और ऐसे छोटे जैसे प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, तो ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस हो गए। मैंने आपको, अच्छा जो बच्चे सोल्यूशन मांग रहे हैं, तुम कहो तो मैं आके तुम्हारे पेपर लिख दूं, ठीक, सोल्यूशन भी दे दूं, सोल्यूशन भी देने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप समझो यहां पे मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए ना, क्योंकि अब जैसे सोल्यूशन पे अगर अपन जा रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझना, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग 2024 में पूछा गया, ठीक है, और यही हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग 2020 में भी पूछा गया। एक ही चीज को बार बार रिपीट करूंगा, पीडीएफ बन जाएगा तुम्हारा 70 पेज का, प्रिंट आउट निकालने में उधर रोने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर जो बन सकते हैं, देखो सवाल बहरूपिया होता है, इसी सवाल को 17 तरह से पूछा जा सकता है। गिव रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एक्सप्लेन प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, आंसर यही जाएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन बदला है, आंसर तो वही जाना है, ठीक है। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेंगे, जैसे सारे कीवर्ड्स इंक्लूडेड है, ठीक है, और ये सारे के सारे आपके क्या है, जो आंसर है ब्रॉडली, कि कुछ करो या ना करो। देखो बच्चे, टॉपर बोल रहा हो कि सोल्यूशन दो, जो बच्चा मेरा प्यारा दोस्त पीछे बैठता है जो ये बोल रहा है कि सर पास हो जाऊं, बस ऐसे 5 क्वेश्चन बता दो, ठीक है, तो पास हो जाऊं उसके लिए 5 क्वेश्चन के विद सोल्यूशन डाले कि बेटा कुछ मत करना, नहीं समझ भी आया, ठीक है, तो क्या करना, रट लेना और चले जाना, समझ गए। तो यही पैटर्न रहने वाला है। इसका पीडीएफ तुम्हें क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगा। टेस्ट जब होगा तो अब जितने चैप्टर अपने कंप्लीट होंगे 10 तारीख तक, उसी में से टेस्ट होगा, तो वो चैप्टर पढ़ के आ जाना, क्योंकि उनका मैं टेस्ट पेपर बना के दूंगा तुम्हें बढ़िया बेहतरीन सा, ठीक है। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा ब्रह्मास्त्र भी पहुंच जाएगा, रिवाइज कर लेना है, एनसीईआरटी पढ़ना जरूर, और अटेम्प्ट करना। जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया ना, तो तुम इधर आओ टॉपर, तुम्हारी अलग से क्लास लगूं, तो ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 2019, 20, 21, 22, 23, 21 में पेपर नहीं हुआ था, ठीक है, 23, 24 सारे क्वेश्चंस हैं, तो तुम अपने आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। जो बोले थे ना सर प्रैक्टिस कहां से करें,
ले प्रैक्टिस। कोई बुक नहीं है तेरे पास, कोई रेफरेंस बुक नहीं है, कुछ नहीं है, मैं दे रहा हूं ना सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज, एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर पूरे सारे मिल जाए तो बता देना। आगे ना समझ में? तो दिस इज द थिंग। बहुत आगे निकल गए क्या? और ये तो हाँ चलो, गॉट इट। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट यार। बताओ मजा आया कि नहीं आया? ग्लिचेस आए हैं, सारी चीजें हैं छोटी मोटी, ये वो सब सेट हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट हैव सम पेशेंस। 9 बजे मिल रहे हैं अपन, मतलब 9 बजे तुम लोग मिल रहे हो साइंस वाली क्लास में, मैं तो 9th वाले बच्चों को पढ़ूंगा ना अब। मजा आया? डू लेट मी नो। आज का फोटो ले ले क्या? ठीक है, तो आज का फोटो, ठीक है, आज का फोटो हो गया अपना। तो बताना, क्लास का रिव्यू जरूर देना। एलटीटी छोड़ दो, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। तो एलटीटी वो था कि वो क्या बोलते हैं अपना, जो तमिल्स थे ना, तमिल्स लोग ने एक वो बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन उनका, जो कि बाद में जाके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तरह से बन गया वो। मजा आ गया? अनन्या सिंह, ठीक है, मानसी, इशिका, ठीक है, राम। हाउ टू गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पहले क्लास तो खत्म होना था, तब तो रिकॉर्डेड मिलेगी, ठीक है। ऐप के अंदर ही आप देखोगे तो आपको एनरोल्ड उसमें मिल जाएगी कि हाँ ये रिकॉर्डेड क्लास है, यहां से देख सकते हैं। सर्दी हो गई। इंग्लिश हिंदी आईडी आपको सैटरडे और संडे के दिन ऐप पे मिलेगा, अपने कोर्स में देखते रहना, इंग्लिश हिंदी आईटी के लेक्चर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, ओके, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? हाँ 9 बजे हो गया खत्म। नहीं ये हो गई खत्म, इनके से लैग नहीं है, मैं बता दूं। अच्छा हाँ, नहीं एंड कर तो सर्वर इंटरनेट बंद किया था। हाँ, ये तो स्ट्रीमिंग बंद कर दो वहां से, तो ये सब जाएगा बाद में।